क्या किसी राजनीतिक दल का इकलौता ध्येय सत्ता पाना होता है? ज़्यादातर विद्वान कहते हैं कि सत्ता आती है और जाती है, लेकिन जो स्थायी भाव रहे, जिस पर लगातार काम हो, वो संगठन है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक चैलेंजर के तौर पर, एक पार के क्लेमेंट के तौर पर बात हो रही है। और बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष की। दिलीप घोष के बारे में अगर आप अपनी तय खोज करना शुरू करेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। एक तरफ जो लोग बीजेपी के राइज की बात करेंगे वो उसमें दिलीप घोष के योगदान की बात करेंगे। इसको थ्योरेटिकल लहजे से कहें तो कथित भद्रलोक या पावर क्लिक के बरक्स सबॉल्टन के राइज की, रूरल के राइज की बात करेंगे। और इसीलिए इस तरह के सवाल उठते हैं कि ज़्यादातर दूसरे राज्यों में जब भाजपा को पहले शहरी आधार और फिर क्रमशः गांव में जाने वाली पार्टी, या पहले जनरल और ओबीसी कैप्चर करने वाली और फिर क्रमशः दलित वोटों की चैंपियन बनने वाली पार्टी के तौर पर कहा जाता है, तो बंगाल में ये दोनों थ्योरी उलट कैसे गई। और दिलीप घोष के बारे में जब आप खोजेंगे तो उनके तमाम बयान भी पाएंगे। कई बयान आक्रामक हैं, कई बयान विवादित हैं, लेकिन उन सारे बयानों पर दिलीप घोष का अपना एक तर्क है। तो एक व्यक्ति जो खबरों के केंद्र में, हमें लगा कि लल्लन टॉप के दर्शकों को हमारे इस पॉलिटिकल कार्यक्रम नेताजी घेरे में दिलीप घोष से मुखातिब किया जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, शुरू तो कई ढंग से कर सकते हैं कि आपके हालिया बयान, आपके ट्विटर पर चर्चित हुए बयान, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में है और कई दर्शकों की भी रहती है दिलीप जी, कि वो कौन सा परिवेश है, कौन सी पृष्ठभूमि है जिसमें एक नौजवान पूर्णकालिक बनने का निश्चय करता है। आप अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और फिर संघ से जुड़ाव के बारे में बताइए। मैं उस समय के मेदिनीपुर जिला, आजकल झाड़ग्राम जी, जो झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जंगल बंगाल का अंतिम प्रांत जंगल महल बोला जाता है, वहाँ नयाग्राम विधानसभा है। सुवर्ण रेखा बोल के नदी के किनारे हमारी गाँव है, स्वर्ण रेखा, छोटा घर है। एकदम किसान परिवार से हूँ। पढ़ाई भी मेरी गांव में हुई है, दूसरा एक गांव में ननिहाल में, फिर झाड़ग्राम में कुछ दिन पढ़ा, कलकत्ते में पढ़ाई। ऐसे करते करते संघ का संपर्क में आया बचपन से ही। संघ का शाखा में गया। संघ का कार्य था तब वहाँ पर जंगल महल में? उस समय 70 के समय से ही वहाँ संघ का शाखा था, तो उस समय गया। फिर इमरजेंसी आया बीच में, संघ का काम बंद हुआ। हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर शाखा शुरू हुआ, लेकिन संघ के साथ जुड़ा रहा और धीरे धीरे संघ का विचारधारा से मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। माध्यम है संघ का विचारधारा, आदर्श, डिसिप्लिन, रिथम। तो फिर वो पढ़ाई ख़त्म करके ही संघ का प्रचार निकल गया। लगभग 84 से मैं लगातार संघ का काम कर रहा हूँ प्रदेश में, जगह जगह में, जिलों में। बाद में मुझे अंडमान निकोबार के लिए जिम्मेदारी दिया गया, वहाँ 8.5 साल रहा आइलैंड्स में। फिर 2007 में वहाँ से वापस आया मैं, 99 से 2007 तक। फिर यहाँ हिंदू जागरण मंच का काम मुझे सौंपा गया बंगाल में। सीमावर्ती प्रदेश और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ इस प्रकार समस्या काफ़ी था। हिंदू डरे हुए थे। फिर एक बार वातावरण ऐसा बन रहा था कि विभाजन का पहले की जो स्थिति देश का था 1946-47 का, तो 10-10, 20-20 किलोमीटर बॉर्डर हिंदू शून्य हो रहा था। अच्छा। वहाँ हिंदू रीति रिवाज मनाना मुश्किल हो रहा था। और बाद में वो तो यहाँ तक आया कि हिंदू दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते हैं। 50 साल से चले आ रहा है, स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं जी, आदि आदि, ये सब तो चर्चा में ही है। तो उस समय हमने रामनवमी का जो शोभा यात्रा बंगाल में बहुत मशहूर हुआ है, मैंने शुरू किया 2011-12 से। इस काम में लगने के बाद मुझे लगा हिंदू समाज नेतृत्वहीन है, हथियार तो रखते नहीं हैं, संगठन भी नहीं है, इसलिए बेचारे डरे हुए हैं। फिर एक बार रिफ्यूज बनने का डर सता रहा है। तो हिंदू को संगठित करने के लिए कोई एक सहारा चाहिए। लोग बोलते हैं बंगाल में राम का पूजा नहीं होता है, लेकिन रामनवमी कैसे होगा। लेकिन मैंने उसको आधार बना करके संगठन शुरू किया। बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं, लोगों को लगा कि इसके माध्यम से हम एक होकर अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। 3-4 साल उस काम करने के बाद फिर मुझे संघ ने और भाजपा की तरफ से बात करके भाजपा में भेजा गया। 2014 लास्ट में, 15 में मुझे महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, जनवरी में। फिर उसी साल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी मुझे दिया गया दिसंबर में। और 16 में अप्रैल में चुनाव हुआ जी, तो मुझे बोला कि एक चुनाव लड़ो। मैंने विधायक का चुनाव लड़ा। हमारे बंगाल में सबसे खड़गपुर जो शहर है, वहाँ की जो सीट है सदर, और बंगाल के सबसे उम्रदार जो उम्मीदवार थे चाचा जी
ज्ञान सिंह सोहनपाल नाम से जीतते कांग्रेस थे, के। 92 ईयर्स ओल्ड। जी। उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा और जीत भी गया। लेकिन फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर बोले तुम लोकसभा का चुनाव लड़ो। फिर उसी जगह में मेदिनीपुर सीट जीता। मेरे खिलाफ उस समय भी आज के बंगाल में बड़ी वरिष्ठ नेता माननीय मानस पाल, डॉक्टर मानस भूया जी। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे प्रदेश के, यहाँ के मंत्री रहे, बहुत पुराने, अभी राज्यसभा में हैं, कितने बार MLA जीते। तो मैं फिर उनके खिलाफ लड़ा, फिर जीता। ये दोनों वरिष्ठ है, मेरे सम्मानीय, मुझे भी प्यार करते हैं। मैंने राजनीति में आया और जो लड़ाई किया, मेरे जो प्रतिस्पर्धी उनके खिलाफ एक शब्द बोले बिना मैंने चुनाव जीता। जी। शायद ही कहीं ऐसा होगा कि अपने प्रतिपक्ष के बारे में कोई ना कटाक्ष, ना आक्रमण, ना कुछ, फिर भी मैंने चुनाव लिए था। लेकिन मैं चुनाव राजनीति में आने के बाद बिना मतलब का मुझे मैंने टारगेट बनाया गया, आक्रमण किया गया, और यहाँ तक कि शारीरिक आक्रमण, जानलेवा आक्रमण, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अंदर 10-12 बार ऐसा हुआ। अभी जो लेटेस्ट हुआ, बम से तो मारा गया, मेरे गाड़ी में अभी चिन्ह उसका निशान है। तो इस प्रकार जानलेवा हमला कई बार हुआ। तो मैं जो RSS से आया, कभी नेगेटिव बात करने का मुझे आदत नहीं है, ना किसी का क्रिटिसाइज करने का। मैं तो अपना विचारधारा का और बंगाल में परिवर्तन की बात करता। तो यहाँ तक आक्रमण, तो मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसा ही होता है कि सीधा आंख पे आंख रख कर बात करना चाहिए। जो बात उनको समझ में उसी भाषा में बात करना चाहिए। तो उसको लोग विवादित बोलते हैं, शायद विवादित ही हो। लेकिन जब आप सोचिए, 5 दिन पहले आक्रमण हुआ, कोई सभा है, सभा खत्म हो गया, वहाँ चारों तरफ से धमकी दिया जा रहा है। मैंने मैदान में खड़ा होकर लोगों को घर भेज रहा हूँ, पहले तुम निकल जाओ, हम जाएंगे। और हम कुछ कार्यकर्ता और 10-12 गाड़ियाँ है, शाम हो रही है, उस समय 100-200 लोग चारों तरफ से घेर करके आपको बम से, लाठी से, डंडा से, ईंटा से मारना शुरू कर दे। एक लोकतांत्रिक देश में, प्रदेश में, जहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव कमीशन है, उसमें कैसा लगेगा आपको? और जान बचा के भागने का छोड़कर कोई रास्ता ही नहीं उस समय। और ऐसे जगह में एक ही रास्ता है घुसने का और निकलने का, शीतलकुची, जो बांग्लादेश बॉर्डर एक तरफ, आसाम एक तरफ नदी है जी। वहाँ से जिंदा वापिस आना भी एक बड़ी चुनौती की बात वो हुआ है। और उस जिला में मैं जितना बार गया, लगभग बार मुझे आक्रमण किया गया। तो इस परिस्थिति के कारण मुझे लगा कि इनके साथ उसी प्रकार पेश आना चाहिए, और जो ये समझे, और समाज भी ऐसे ही चाहती कि ये जो गुंडे हैं, ये जो एंटी सोशल है, ये कोई कानून नहीं मानते, ना संविधान, ना कोई आधार, ना कोई कुछ, ना पुलिस प्रशासन, ना उनको कोई रोकता भी है। अब इसके खिलाफ लड़ाई करके जीतना राजनीति में बड़ी कठिन बात है। लेकिन हमने जो लड़ाई किया, लोगों ने इसको सराहा, और वो सीट लोकसभा में उन्होंने जीता कुछ भी है, और आज भी सब सीट जीतेंगे वहाँ। लेकिन उसके लिए कई कार्यकर्ताओं के बलिदान, और हम लोगों के ऊपर, जैसे मैं ही कई बार गया, बाकी किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई, और हर बार मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। तब कभी कभी मुझे इस प्रकार तीखा बयान देना पड़ता है, क्योंकि मेरे अस्तित्व के लिए, मेरे कार्यकर्ता के मनोबल के लिए। चलिए, आपने लगभग, जैसे वो एक श्लोक है ना संस्कृत का, जिसमें कहा था कि एक श्लोक में रामायण बताइए, तो आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांक्षणम, वो एक ही श्लोक में आपने पूरा बिगिनिंग से आखिरी तक लिया है। लेकिन मैं फिर एक बार शुरुआत में जाऊंगा। जब आपने पूर्णकालिक बनने का फैसला किया, तब आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मेरे पिताजी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे जी। उनका स्वर्गवास हो गया है। वो समाज के काम में, गांव में जो होता है ना, खेती में बहुत सारे विषय जानना पड़ता है, जो गांव वालों को मदद करना पड़ता है, खेती कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट अगर किस सीजन में क्या, उन लोग आके उनसे सलाह लेते। जी। गौ पालन में, गाय अगर जो पशु है मवेशी, उनकी चिकित्सा के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए आते थे। गांव में लोगों की चिकित्सा के लिए जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है परंपरागत, उसका जानते थे। बच्चों की बीमारी क्या होती थी, उसके लिए दवाई बना के घर में रखना और लोगों को बांटना, लोग आगे ले जाते थे। ऐसे व्यक्ति थे। इस परिवार में मेरा जन्म हुआ, बहुत लोग आते थे, बहुत सामाजिक परिवार, और मान्यता भी थी, लेकिन सामान्य परिवार थी, काम बड़े करते थे। बाद में पिताजी राजनीति में आए, CPM के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई किया उन्होंने, और निर्दलीय बना करके उनके खिलाफ लड़के जीता भी, खुद पंचायत के मेंबर बने और पंचायत भी जीता वहाँ। अच्छा। निर्दलीय सारे को एक करके CPM ये के खिलाफ। 70 के दशक की बात है, उसी समय 80 के समय। तो उस समय भी बड़े उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ, और लड़ते रहे लोगों को आपके लेकर। पिताजी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? बाद में फिर भाजपा में हम लोगों ने ले आया। अच्छा। उसमें भाजपा था ही नहीं। जी। बाद में शुरू हुई, तो मैंने बोला कि राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी का काम बन के, मंडल प्रेसिडेंट बन के काम करो, अंचल क्या नाम प्रेसिडेंट था पिताजी का? भोलानाथ घोष। भोलानाथ। तो फिर कुछ साल के बाद फिर उनका स्वर्गवास भी हो गया। तो उस समय तो दूसरा पार्टी नहीं था। एक वहाँ हमारे संतोष राणा
जो बंगाल के बड़े नक्सल नेता थे, वो जेल में रह करके नॉमिनेशन चुनाव लड़े 77 में, जब सत्ता में वामपंथी लोग, और पिताजी जैसे उनके एक दो दोस्त मिलकर के उनको चुनाव जिताया। ऐसे लड़ने वाले व्यक्ति, और हमेशा विरोध किया इनका खिलाफ, तो मैंने उसको देखा, लेकिन मैं कभी राजनीति में आने का सोचा नहीं। आपने कहा संतोष राणा नक्सल लीडर थे और आपके पिताजी उनके सपोर्ट में थे। वो वहाँ के एक आइकन थे हमारे बंगाल के, अच्छे लिखे पढ़े, हमारे गांव के, उड़ीसा बॉर्डर की तरफ जी। तो लड़ाई करते थे, नक्सल मूवमेंट में नेतृत्व किए। और हमारे वो इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था। 70s के समय एक बार हुआ, फिर 2000 के समय यहाँ जो माओवादी आंदोलन चला बहुत जोर शोर से, दोबारा वो प्रभावित रहा, काफ़ी लोगों की हत्याएं हुई। गोपी वल्लभपुर, डेबरा नाम सुने होंगे जी, उस क्षेत्र से, ये सब हमने भी बचपन में देखा है। तो ऐसे व्यक्ति, लड़ाकू, जुझारू, शिक्षित व्यक्ति को जिताने के लिए पिताजी जैसे लोग लगे और जिताए भी उसके एमएलए, और जेल से एमएलए बनकर फिर घर आए। ऐसी स्थिति थी, इमरजेंसी के बात थी तो वो सिचुएशन था। तो उसको मैंने भी देखा, लेकिन मैं कभी राजनीति में जाने का सोचा नहीं, ना संघ का काम करते थे। इन्होंने लगा कि इनको भेजना चाहिए, तो मैं संगठन समझता था, राजनीति समझता नहीं था। अब राजनीति सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी सीख रहे हैं? सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि उस इलाके में नक्सली आंदोलन जो था वो बहुत मजबूत था, ऐसे में संघ को अपना काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी? क्योंकि वाम और दक्षिण ये दो ध्रुव माने जाते हैं विपरीत। संघ का नक्सलियों के साथ उतना नहीं था, क्योंकि नक्सली लोग एक बार गुप्त रूप से काम करते थे। अच्छा। और हिंसा की राजनीति, खून खराबा, डराना, ये सब करते थे। बाद में भी वही हुआ, लेकिन सीपीएम का राज आने के बाद 1977 इन लोगों ने, हाँ 77 के बाद जब संघ का काम थोड़ा बढ़ने लगा हुआ, तो उन्होंने काफ़ी जहाँ जहाँ हमारी शक्ति थी उस पर अत्याचार किया, डराया, धमकाया। एक कैंपेनिंग करते थे, लड़कों को मत भेजो, इनको मिलिट्री में ले जाएंगे, इसको गायब कर देंगे, ये सब करके लोगों को भ्रमित करते थे। फिर भी अच्छा काम था, चला भी, आज भी है। तो बाधा हुआ, बाद में फिर पराजय हुआ, ये टीएमसी आई, फिर भाजपा, इनकी अलायंस, ये सब हम लोगों ने देखा। लोगों को लगता है कि वामपंथी को कभी हराना संभव नहीं है। 34 साल के बाद हारे, और ममता बनर्जी के द्वारा ही हुआ। और ममता बनर्जी उस समय उस अत्याचार के खिलाफ एक चेहरा थी। सारे लोग उनको मदद किए, सारे विपक्ष के वोट एक तरफ हो गए, तभी वो लोग हारे। क्योंकि लास्ट चुनाव में सीपीएम के वोट बढ़ा था, लेकिन विपक्ष के वोट उनके खिलाफ होने के कारण वो हार गए 2011 में। लेकिन उसके बाद हालत और ख़राब हुई। इन लोग जो लोकतंत्र था उसको भी ख़त्म कर दिए, पंचायत चुनाव नहीं होने देते, एक म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का 2 साल से चुनाव लंबित है। तो आज एकदम हद हो गया, ना लोकतंत्र है, ना संविधान की कोई यहाँ उपस्थिति है, ना लोगों की राजनीतिक अधिकार है, ना व्यक्ति अधिकार है। ये स्थिति से बंगाल गुजर रही है। फिर दोबारा एक बार असल परिवर्तन की स्लोगान चली। हाँ, इस शब्द पे बड़ा जोर है भाजपा का कि असल परिवर्तन। उस समय परिवर्तन नारा दे करके ही परिवर्तन हुआ था जी। और ये बुद्धिजीवी से लेकर के सारे लोग रास्ते में उतर गए थे, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन क्या, झंडा और मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो गया। बंगाल की जो समाज की आर्थिक स्थिति की, यहाँ उद्योग धंधा की कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि और खराब हुआ। आपने बुद्धिजीवी शब्द का इस्तेमाल किया। आपके जो आलोचक हैं वो इस पंक्ति पर आपको बहुत घेरने की कोशिश करते हैं कि दिलीप घोष तो बोलते हैं कि बुद्धिजीवियों को चप्पल से पीटो, बोलते हैं अमर सेन ने किया ही क्या है, वगैरह वगैरह। इस पर क्या कहना चाहिए? ये बुद्धिजीवी शब्द बड़ा वितरकी शब्द है, इसका कोई मायने समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा। लेकिन यहाँ बहुत प्रचलित है बंगाल में। एक कम्युनिटी है जो ये इस प्रकार बैच लगा करके अपने को सारे कुछ का नियंता समझ करके वो करते थे। दुर्भाग्य से इस चुनाव में इनकी कोई रोल ही नहीं है। आप देखिए, कोई बुद्धिजीवी कहीं मिल रहा है? मैंने बचपन से देखा, ये बुद्धिजीवी जरूर होंगे, ये कम्युनिस्टों का लाया हुआ ये शब्द है। अच्छा। और ये उन्हीं के चोला पहन करके हमको गाली देते थे, हिंदुत्ववादी लोगों को, संघ को। उसमें भाजपा था नहीं, फिर भी गाली देते थे, जबकि दिल्ली में राज था। और आपने जो उनको खुश करके जो सत्ता में धारी लोग और अपना काम निकालते थे। तो हम बिना मतलब का बचपन से इनकी गाली खा रहे हैं। तो जब मौका मिलता है मैं इनका आलोचना करता हूँ और सीधा उंगली उठाता हूँ कि आपने किया क्या देश के लिए, क्यों समाज आपको भरोसा करेगा? सच में भरोसा नहीं करता। आज देखिए, बिना बुद्धिजीवी का चुनाव हो रही है, कोई भाषण नहीं सुनता उनका। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाकर सब लोग अलग अलग जमा पहन कर वहीं भाषण देते थे। एक चीज कॉमन होता था, भाजपा और आरएसएस को गाली देना, राम मंदिर का आलोचना करना, 370 धारा का आलोचना करना, और बाकी मिल करके कभी कांग्रेस को, कभी सीपीएम को वोट देना, लास्ट में टीएमसी को देना। आज दुर्भाग्य से उनका ना तो प्लेटफॉर्म है, ना तो वो सब पार्टियां हैं जिनको वोट देने के लिए बोलेंगे। जो जिनको गाली देते थे आज वो सत्ता में आने वाले हैं। इसलिए मैं प्रश्न करता हूँ, आप तो गाली तो दिया, लेकिन समाज को क्या दिया? समाज क्यों आपको मानेगा?
समाज आपको सब कुछ दिया, समाज को आपने क्या दिया? चलो हमारे साथ वैचारिक मतभेद आपको जरूर है, आप गाली जरूर दे दीजिएगा, लेकिन समाज को क्या दिया? इसका उत्तर मुझे देते नहीं है लोग। तो वो लोग उसी उत्तर देने के क्रम में दिलीप जी कहते हैं कि जैसे अमर्त्य सेन है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो बंगाल का गौरव बढ़ा, इस तरह की बातें करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा है, हम तो गर्वित हैं। बंगाल को क्या मिला? उनका थियोरी है, क्या है, बंगाल के कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं मालूम है। उससे देश का, हमारे समाज का क्या लाभ वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब कुछ उनको समाज ने दिया, सरकार ने दिया है, जो जो मिला। लास्ट उनके नाम पर जो कंट्रोवर्सी आई है, विश्व भारती का जमीन हड़प करके, उसका कागजात भी सामने आया है। तो इतने बड़े आदमी से ये उम्मीद हम नहीं करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की जमीन ले लें। जरूरत भी क्या उनके पास? दुनिया में सबसे अमीर परिवार से उनकी विवाह विवाद में हुई जी। लेकिन इनकी जो चरित्र रहा है, ये सारे लोग जो हमको गाली देते हैं एक चरित्र के लोग हैं, समाज से सब कुछ लेते हैं, हमको गाली देकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं। अच्छा दिलीप जी, एक बात बताइए, जितना मैं अपने राजनीति के अध्ययन के क्रम में संघ के बारे में पढ़ता हूँ, तो एक चीज़ जो सरसंघचालक मोहन भागवत भी कहते हैं और कई साहित्य में भी आता है कि जो आपका वैचारिक रूप से विरोधी है वो आपका शत्रु नहीं है। ये बार बार कही जाती है। तो हमारे समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं। तो जैसे बंगाल में एक बड़ी परंपरा रही है कवियों की, गीतकारों की, साहित्यकारों की, महाश्वेता देवी, और उसके पहले बहुत लंबी एक परंपरा है मध्यकाल से अगर हम देखना शुरू करें तो कई लोग ये संशय प्रकट करते हैं कि दिलीप घोष जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आक्रामक, या खुलेआम जिस तरीके से बुद्धिजीवियों के बारे में बात करते हैं, तो अगर इनका शासन आता है तो क्या वो अपने विचारों को प्रकट करने को लेकर, अपनी जीवनचर्या को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी और हिंदू विचारधारा कभी किसी पर अपना मत नहीं थोपा। आज देश में सत्ता में मोदी जी हैं, 7 साल हो गया, कई प्रदेश में हमारी सरकार है, किसी पर हमने कोई थोपा है, किसी को रोका है? आज भी सारा मीडिया आप लोग खोल करके गाली देते हैं हमको, मोदी जी का आलोचना करते हैं, इधर बोलते हैं मोदी। गाली कौन देता है? अरे गाली तो मतलब मैं भी तो वही बोलता हूँ, उसको आप गाली बोलते हैं। अच्छा, मैंने आंख में आंख रख के बोलता हूँ, पूछता हूँ बोलो क्या किया तुमने, इसको आप गाली बोलोगे? मैं किसी को चप्पल से पीटने के लिए नहीं बोला, ना तो मैं पीटता हूँ, मैं चप्पल पहनता नहीं आजकल। तो ये बात है, उनको लगता है कि चप्पल पीटना, वो हमको चप्पल से पीटते थे खड़े खड़े वहाँ। तो वो किसी का पैसा से चप्पल खरीदते थे और हमको पीटते थे। हम इसका विरोध करते। पहले हमारी बात कोई सुनता नहीं तो कौन हमारा इंटरव्यू लेता था? जब हमारी बात लोग सुनने लगे, हम हमारी बात को जोर से उठाने लगे। लोग बोले अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपको एक अधिकार है कि हमारा आलोचना करने के लिए, हमको उत्तर देने आता है, हम उसको जवाब, आपको प्रश्न करेंगे, आप जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय विचारधारा में जियो और जीने दो जी। आज मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और युगों से हमारी इस परंपरा में आई है। वो तो श्लोक भी आप जानते हो कि जो आपका आलोचना करने वाला उसको आपको आंगन में जगह देना चाहिए, अटल जी बोलते हैं। ये हमारी भारतीय जीवन धारा है। इसको भारतीय जीवन धारा, हिंदू जीवन धारा बोलिए, हम इसी को मानते हैं। इसलिए जबरदस्ती हिंदुस्तान में किसी को नाता धर्म परिवर्तन हुआ है ना। यहाँ राजा प्रजा हिंदू होते हुए भी ईसाई मुसलमान को आह्वान करके हमने जमीन दिया, पैसा दिया, धर्म प्रचार की अनुमति दिया, लेकिन हमने कभी किसी के ऊपर अपना धर्म ना थोपा, ना तो विचार थोपा, ना तो झंडा थोपा, ना दुनिया में किसी के 1 इंच जमीन हमने लिया कभी। बल्कि हमारे देश आज 1/3 बचा हुआ है, 2/3 दूसरों ने ले लिया है, हम कभी उसका प्रतिशोध भी नहीं लिया है। तो ये वैचारिक विजय की अब बात करते हैं, हमेशा किसी का विचार को दबाते नहीं है। तो बंगाल में भी वही रहेगा, खुला विचार रहना चाहिए। जो खुला विचार की बात करते हैं उनके समय में बाकी लोगों की हालत क्या है सोचिए, देखिए आप क्या कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, आपने अपने जवाब के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। जब हम लोग आपके जीवनचर्या के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कुपहल्ली सुदर्शन, जो आरएसएस के सरसंघ चालक रहे रज्जू भैया के बाद, उनके निकट सहयोगी के रूप में आपने काम किया है। सहयोगी नहीं रहा, मैंने उस समय प्रचारक था। सरसंघ चालक जी सुदर्शन जी अंडमान जाते थे, पहले से ही वहाँ काम शुरू होना, काम खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश से दूर कटा हुआ जगह है, सीमा है, वहाँ राष्ट्रीय समाज में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। तो शायद उन्हीं की इच्छा से मुझे यहाँ से भेजा गया था वहाँ। उसके पहले आप बंगाल में? मैं बंगाल में काम करता था, वहाँ 8.5 साल रहा और बाकी संगठनों को खड़ा करने भी मैंने मदद की उन लोगों को। आज वहाँ भाजपा भी शक्तिशाली है, बाकी संगठन भी शक्तिशाली है, हमारा अच्छा पकड़ है। अच्छा,
और उसके बाद किस योजना के तहत आपको हिंदू जागरण मंच लाया गया? आपने पहले सवाल के जवाब में संक्षेप में जिक्र किया था और आपने कहा था कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, सीमावर्ती राज्य है। जैसे हम लोग असम में गए थे चुनाव कवर करने के लिए, तो वहाँ पर बीजेपी के एक बड़े नेता हैं हेमंत बिश्व शर्मा, तो उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा था कि देखिए जो भारतीय मुस्लिम हैं, जो असम के मुस्लिम हैं, हमें उनसे कोई समस्या नहीं है, जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए आए हैं हमें उनसे समस्या है। क्या इस तरह का स्पष्ट विभाजन बंगाल में भी भाजपा लेकर चलती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से समस्या है? कई लोगों ने कहा, कई लोग आपके जो विरोधी हैं वो इस तरह से प्रचार करते हैं कि बीजेपी को मुस्लिमों से ही समस्या है, तो आपका क्या कहना है उसमें? देखिए, यहाँ हमारे पार्टी में बहुत मुस्लिम हैं और आजकल तो बहुत आ रहे हैं, अच्छे लिखे पढ़े मुस्लिम आ रहे हैं। सीए जो हुआ है कानून, उसे साफ साफ ही है, बांग्लादेश से रिफ्यूजी बनकर जो हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई आए हैं जी, वो मजबूरी में आए अपना धर्म बचाने के लिए, इसलिए उनको हम यहाँ नागरिकता देंगे, लेकिन मुस्लिम को नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का आधार पर देश का बंटवारा हुआ है। वो सुकून से रहेंगे इसलिए अपना देश ले लिए हैं और जनसंख्या से ज़्यादा भूमि उनको दिया गया है, फिर उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आते हैं तो बांग्लादेश के मुस्लिम को या तो पाकिस्तान के या तो अफगानिस्तान, और आते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आते हैं। किसी भी देश में दूसरे देश के व्यक्तियों को आने का, रहने का वीज़ा लेके आए, पासपोर्ट लेके, वो तो एक कानूनी ढंग से, लेकिन गैर कानूनी ढंग से आएगा रहेगा, अनुमति नहीं है जी। अब मैक्सिको से कोई आता है अमेरिका में, तो उसके लिए क्या दीवार बनाने की बात हो रही, क्या क्या? हर देश की अपना प्रभुसत्ता, अपना अस्मिता, अपना भौगोलिक सीमा को सुरक्षा देने का अधिकार है। कोई बाहरी आकर के यहाँ उत्पाद मचाए, हमारे जनसंख्या में वो बदलाव करे, हमारे आर्थिक व्यवस्था में वो और बोझ बने, ये तो हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जो बेचारे मजबूर हैं, युगों से भारतवर्ष सबको दिया है, पारसिक को दिया है, यूदी को दिया है, या तिब्बती लामाओं को दिया है, हमने सबको दिया है। जो पीड़ित हुआ उसको भारत ने पनाह दिया, उसको रहने का अनुमति दिया, नागरिकता दिया, प्यार दिया, बराबरी का अधिकार दिया। लोग जो हमारा देश को अलग कट के ले गए वो फिर हमारे देश में आएंगे, क्यों हम स्वीकार करेंगे उसको? दिलीप जी, आपने कहा कि देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के प्रश्न पर हुआ, लेकिन तब देश ने ये चुनाव किया था कि जिनको जाना है वो जाएं, लेकिन जो ये चुनते हैं कि भारत हमारा देश है, वो किसी भी धर्म के हों, वो रुकेंगे। आपने कहा कि जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, इस पर कई लोग सीए के संदर्भ में ये कहते हैं कि यदि कोई अहमदिया मुस्लिम है, ये लोग प्रताड़ित होते हैं पाकिस्तान में, इसका एक लंबा इतिहास है। या बलोच हैं, बलोच तो अपनी आज़ादी को लेकर लगातार भारत से नैतिक समर्थन पाते रहे, यदि ये लोग भारत में शरण मांगते हैं तो सीए कानून तो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। देखिए, ऐसे बहुत छोटी मोटी संप्रदाय कम्युनिटी है, हर एक के बारे में जिक्र करना तो संभव नहीं होता कई बार, और आगे कानून नहीं बनना ऐसी बात नहीं है जी। अलग अलग कम्युनिटी जब प्रताड़ित हुए उनके लिए अपने देश में कानून हमने सुधार की है और उनको स्वीकार किया है। 140 करोड़ लोगों में 2-4 लाख है, 2-4 हज़ार लोग, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हमारे देश में उतनी प्रॉपर्टी है, उतनी मन हमारी बड़ी है, सबको ले सकते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी। लेकिन हमारे देश में सब बोझ बने, और खाली बोझ नहीं है, हमारे देश की राजनीति को, कानून को प्रभावित करे, सीमा को अव्यवस्थित करे, ये हम कतई अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसका आधार पर कानून बनाया गया। अब बोलिए, एक कट ऑफ डेट था 70, उसके बाद 71, लोगों को लगा 71 के बाद देश बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, सेकुलर कंट्री हो गया और हिंदू को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, इसलिए ये कट ऑफ डेट रखा गया था। लेकिन वो उनकी परंपरा का आगे बढ़ाया और फिर वही अत्याचार हुआ और मजबूरी से लोग आए, फिर कानून लाना पड़ा हमको। तो इसकी कोई अंत नहीं है, इसका सुधार होता रहता है। जैसे कि हमारे श्रीलंकन तमिल भाई हैं जी, वो भी मजबूरी में गए, कभी इधर से गए थे। लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेश से गए म्यांमार में, आज किसी भी कारण से, किसके दोस्त से क्या मुझे पढ़ना नहीं है, वो वहाँ से प्रताड़ित होकर बांग्लादेश आ रहे, बांग्लादेश स्वीकार नहीं कर रहा है, वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारे ऊपर, हम क्यों उसको माने? हमारी इतनी बड़ी आबादी, आबादी इतनी बड़ी समस्या है। तो इसलिए ऐसे छोटी छोटी बातें वो समाज अपना विचार करके सरकार निर्णय करता है। आज की जो समस्याएं हैं और जो लोग इतनी संख्या में हैं, उनका एक सम्मानजनक यहाँ नागरिकता और रहने की व्यवस्था करने के लिए कानून बना है। अच्छा, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक लंबे समय तक संघ के प्रचारक के तौर पर रहे, किस तरह के अनुभव थे वहाँ पे? क्योंकि आदिवासी जो समाज है वहाँ का, वो तो बिल्कुल अलग ही भावधारा का है। आपके शुरुआती अनुभव किस तरह की? जैसे कि सरकारी ढंग से आदिवासी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है ना, 6 प्रकार के हैं, वो बहुत छोटी संख्या में। उसमें जो निकोबारी समाज है, मुझे लगता है कि 35,000 के आसपास उनकी संख्या होगी, अभी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो वो निकोबार आइलैंड्स में ही रहते हैं। उनको
दर्जा है और वो सरकारी नौकरी चाकरी में आ रहे हैं, सीधे सरल है लोग। बाकी सोमपेन, ओंगी, ग्रेट अंडमान ईश, ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे जातियां हैं, 100, 200, 500 की संख्या मैक्सिमम, वो लुप्त होते जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन केवल लोग मिल जाते हैं, करते हैं, तो ये बेचारे को दूर रखा गया है और वो अपने ढंग से ही है। लेकिन बाकी पूरा देश के लोग वहाँ गए हैं काम धंधा के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, तो इनकी संख्या काफ़ी है। उस समय 3.5-4 लाख था सुनामी के पहले, फिर लोग भाग के आगे कुछ, आजकल फिर एक बार जाके बैठे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट भी खूब हुई है, कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ है, तो लेकिन समाज वहाँ बहुत ओपन है, सबको लेकर चलते हैं लोग। वहाँ जो एक विशेष समाज है जिसको लोकल्स बोले, प्री-42, स्वतंत्रता के पहले जिनको कैदी के रूप में वहाँ भेजा गया था जी, काला पानी, जिनके द्वारा जेल बनाया गया, जिनको जेल में रखा गया था, फिर वो अपने आपस में शादी ब्याह करके वहाँ एक समाज बना। उसमें ना गोत्र है, ना जाति है, ना धर्म की भेद है, एक परिवार में सब प्रकार शादी ब्याह होता है। ऐसे एक समाज है जो वहाँ के अपने मालिक बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी वहाँ की उनके हाथ में है। ऐसे बड़े समाज हैं, तो वो भी आजकल मिलजुल गए हैं, वो अच्छे लिखे पढ़े हैं, नौकरी चाकरी में भी हैं। बड़ी संख्या में बंगाली हैं जो रिफ्यूजी आए हैं बांग्लादेश से, उनको भेजा गया था। फिर बाद में तमिल लोग गए ज़्यादा, रामनाथपुरम उधर के, जब सूखा हो गया लोग जाके बिजनेस काम धंधा करने लगे। केरल के काफ़ी लोग शिक्षित थे, अंग्रेज ज़माने से लेकर नौकरी चाकरी में अंग्रेजी लिखे पढ़े लोग थे, वो थे। फिशरमैन और लेबर का काम करने वाले आंध्र प्रदेश के काफ़ी लोग हैं जो श्रीकाकुलम इधर से गए हैं। तो इस प्रकार फिर पंजाबी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं और कुछ इधर के हैं, कर्नाटक के जो कुर्गीस हैं, इनकी संख्या भी है, और छोटी छोटी यूपी बिहार के लोग, जो हिंदी माध्यम का शिक्षा शुरू हुआ, इधर के लोग गए शिक्षक बन करके। तो सब मिला करके एक समाज है और शांति से है। तो बिल्कुल मिनी इंडिया की तरह एकदम मिनी इंडिया है, तो मिनी इंडिया ही है, आपको दिखेगा। और सब अच्छे स्वागत करते हैं लोगों से। हमारी मिलने जुलने का बहुत मौका था, परिवार में जाना, भोजन करना, मिलना, उनके साथ जाना, अलग अलग आइलैंड में जाकर उनके साथ रहना। तो संघ का काम ने इन लोगों को सामाजिक रूप से जोड़ा है। पहले थोड़ा सा विवाद था एक दूसरे के अंदर, क्योंकि कोई नया लोग आए दूर से, कोई सोसाइटी था नहीं। संघ ने इनको एक सोसाइटी में बांधने का प्रयास किया, वो काफ़ी दूर तक सफल भी हुआ है। और हर मोड़ में मंदिर मिलेंगे, हर कम्युनिटी के अलग अलग मंदिर है, पूजा होते हैं, हर लोग आते जाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपको हिंदू जागरण मंच में भेजा गया। हिंदू जागरण मंच में जब आपकी यहाँ पर तैनाती हुई तो फौरी उद्देश्य क्या थे, कैसे काम करता है ये संगठन? ये संगठन हिंदू समाज की जो सुरक्षा की बात है, उनकी जो परंपरा को रक्षा करना, और जहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण होता है, हिंदू समाज को संगठित करके उसको प्रतिरोध करके और अपने परंपरा को, अपने धर्म को, संस्कृति को बचा कर रखने का काम ये मुख्यतः करते हैं। तो वो काम हमने किया और बॉर्डर में गया, वहाँ जो टेंशन है, वहाँ जो समस्याएं हैं हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण। किस तरह की समस्याएं थी, किन जिलों में थी? जैसे एकदम आप कुछ बिहार जहाँ सुन रहे हैं, कुछ बिहार से लेकर के दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, साउथ से विश्वनाथ, नॉर्थ से विश्वनाथ, ये जो बॉर्डर इलाका है विशेष करके वहाँ प्रॉब्लम्स है। ऐसे बीरभूम वगैरह भी है। तो जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। कुछ जगह जो संख्या लघु इलाका है प्रभावित, वहाँ ज़्यादा होता है। लव जिहाद की बड़ी प्रॉब्लम चलती है देश में, उसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होता है। यहाँ भी काफ़ी बड़ा समस्या है सामाजिक रूप से ये सब। तो इससे समाज को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि सरकार भी संख्या लघु तोषण करते हुए बिना मतलब का इस समाज को, हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, और प्रताड़ना होता है तो उसका न्याय नहीं देना, इससे समाज पीड़ित रहता है। तो उनको मनोबल बढ़ा करके अपना संस्कृति रक्षा करने का काम हम लोग करते हैं। आपने कहा कि हिंदू समाज की प्रताड़ना, कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं जिसमें आपको लगा हो कि सरकार ने धर्म के आधार पर भेदभाव किया? जैसे कि देखिए, ये दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन का घटना आया ना, तो एक ही साथ मुहर्रम आया और हिंदू विसर्जन आया जी। तो ये सरकार ने बोल दिया रीति के अनुसार 10वीं तिथि में विसर्जन होती है प्रतिमा की, कि आज नहीं होगा, आज मुहर्रम का शोभा यात्रा होगा। तो लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जज ने पूछा कि मानो 26 जनवरी के दिन अगर मुहर्रम आ जाए, तो 26 जनवरी का परेड बंद हो जाएगा? ये कहाँ से आ गया है? आप कानून व्यवस्था संभालिए, उनको अलग रास्ता दीजिए, करें। आप बंद नहीं कर सकते। कैसे बंद कर सकते? आप इतने साल से, सैकड़ों साल से ये परंपरा आ रहा है दुर्गा पूजा का। जैसे कि कुछ जगह सरकारी स्कूलों में आज मुस्लिम संख्या थोड़ी ज़्यादा हुई तो सरस्वती पूजा ही बंद कर दी वहाँ। तो इस प्रकार घटना हिंदू समाज के मन में चोट आता है। और
स्कूल के जो पुस्तक है उसमें बांग्ला के शब्दों के जगह में उर्दू शब्द शामिल कर देना। आकाश आसमान को बोलते हैं, वहाँ उर्दू शब्द आसमान आ जाता है। ऐसे कई शब्दों का परिवर्तन होता है। इससे समाज को लगता है हमारी भाषा भी पीड़ित है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे रीति रिवाज का ऊपर चोट आ रहा है। तो इसका प्रतिवाद भी होनी चाहिए ऐसे चीज़ का। तो सरकार इस प्रकार से करता है उनको खाली राजनीतिक लाभ के कारण। दिलीप जी, आपने जो 3 उदाहरण दिए, जब हम लोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मिले तो उनसे भी इन आरोपों पर बात हुई। तो आपने जैसा पहला कहा विसर्जन वाला विषय, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने धर्म को देख के नहीं किया था, हमें लगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि विसर्जन अब 1 हफ्ते के अंतराल में चलता है तो एक दिन मुहर्रम हो जाए। दूसरा, उन्होंने जो स्कूल की घटना की चर्चा होती है तो उन्होंने कहा कि हमने जब वो नबी का जन्मदिन निर्देश के बावजूद मना लिया गया तो हमने एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की और सरस्वती पूजा और मुहर्रम या जो भी एक मुस्लिम त्यौहार था उस पर दोनों पे बंदिश लगा दी। उनका ये कहना है कि बीजेपी सिलेक्टिवली फैक्ट पिक करती है और फिर उसको प्रोपगेट करती है और फिर एक टर्म इस्तेमाल करती है ममता बनर्जी के लिए, बेगम ममता बनर्जी। नहीं, देखिए आज जय श्री राम तो समाज में जगह जगह, गांव में जाइए, दूर दूर तक एकदम अनपढ़ गरीब लोग, महिलाएं खड़ा होकर जय श्री राम बोल रही है। तो हमने थोड़ी ना सिखाया वहाँ जाकर, आपने लोगों को प्रोवोक किया, जय श्री राम बोलने वाले को डंडा चलाया, जेल में डाला। उसका प्रतिवाद स्वरूप, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का जैसा प्रभाव आया था। कोई वंदे मातरम बोला, खड़ा होकर उसको बेत से मारा, जेल में डाल दिया। लोग गर्म होकर उसका खिलाफ बोले कि वंदे मातरम बोलना ही है, चाहे कितने लोगों को जेल में डालो। ममता बनर्जी ने खुद ये प्रतिरोध का नारा बन ये गया। प्रतिरोध का उसी प्रकार जिस प्रकार लोग वंदे मातरम बोलते थे अंग्रेज का अत्याचार के खिलाफ, आज ममता बनर्जी की जो कुशासन है, अन्याय, अत्याचार, उसके खिलाफ लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये तो प्रतिवाद का शब्द हो गया है, गांव गांव में फैल गया है। कहाँ हमारे औकत हम लोगों को सिखाए, इसके जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, लोगों को प्रोवोक करके सिखाया है। उसी प्रकार इसके पहले कभी तो विसर्जन बंद नहीं हुआ, मुहर्रम आज नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान सैकड़ों साल से बंगाल में, पठान जब आए उस समय से मुस्लिम राज भी था, उस समय शायद बंद नहीं हुआ। और सरस्वती पूजा उस स्कूल में 60 साल से चल रहा था, आज अचानक कैसे आप बंद करें कि 9वें दिवस होगा, अब करो अलग। इससे पता चल रहा है कि लोगों को डर लगता है कि इनका उद्देश्य अच्छा नहीं है, जानबूझकर हमारे और आवेग में, हमारे मन में ये लोग चोट पहुंचा रहे हैं, तभी प्रतिवाद होता है और हम इसको उठाते हैं, हम इसको प्रतिवाद करते हैं। अभी आपके पास आने से पहले, इंटरव्यू करने से पहले मेरी प्रशांत किशोर से बातचीत हो रही थी, जो टीएमसी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। तो उनसे हमने ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो मंच पर चंडी पाठ वगैरह कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बीजेपी हम पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि हम एक ही धर्म के पक्षधर हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए हम ये चंडी पाठ वगैरह कर रहे हैं। ये ममता का जो स्वरूप है राजनीतिक रैलियों में, जिसमें वो भजन गवा रही हैं, चूँकि मैंने खुद एक रैली अटेंड की थी, चंडी पाठ कर रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, उन्होंने जो मुस्लिम तोषण की राजनीति शुरू की, अब बोलते हैं हम विभाजन करते हैं। हम तो कभी बंगाल में सत्ता में आए नहीं, विभाजन के प्रश्न भी नहीं है, ना तो केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बनाया जिसमें भेदभाव है, ना तो आवास योजना में किसी को भेदभाव किया, ना तो उज्ज्वला योजना में, ना तो शौचालय बांटने में, ना तो राशन बांटने में। कोई नहीं बोल सकता सबको, बल्कि मुसलमान गरीब है इसलिए उसको ज़्यादा सुविधा मिला है, बंगाल को मुसलमान मानते हैं। लेकिन आप जब मुसलमानों के लिए अलग पॉलिटेक्निक, अलग ITI बनाते हैं, क्योंकि इस ITI में पॉलिटेक्निक में मुसलमान नहीं पढ़ सकते क्या, क्या बनाइए। हाँ, मदरसा बनाया किसी ने धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक, उसका एक लॉजिक है, सरकार क्या करेगा, कैसे अलग से, वो अपना पैसा से पढ़ाए, कोई बात नहीं। हमारे ये वेद पाठशाला चलता है, कोई पढ़ाते हैं, बहुत सारा गुरुकुल है। लेकिन आप उसको मदद करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और स्कूल में धार्मिक रामायण महाभारत बंद कर देंगे, क्रांतिकारियों को इतिहास पढ़ना बंद कर देंगे, तब प्रश्न आता है। मुसलमानों के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देखी है, सैकड़ों करोड़ खर्चा करके बनाया, एलिया यूनिवर्सिटी, हज मंजिल, हज जाने के लिए अलग से व्यवस्था, सब किया है। तो इससे लग रहा है कि आप मुसलमानों को तोषण कर रहे हैं, तब हिंदू समाज से रिएक्शन होता है। तब आपको जब इसका चुनाव में प्रभाव पड़ता है, आपको लगता है गलत हो गया है, आप हिंदू को फिर तोषण का, पुरोहित भत्ता की बात करते हैं आप, तो करना था पहले ही दोनों को करना था। पुरोहित भी गरीब है, उनको भत्ता मिलनी चाहिए, तो जब इमाम मुअज्जिम को दिया उससे पुरोहित को भी दे देते। उसी समय से संदेह होता है कि आप मुस्लिम तोषण की राजनीति कर रहे हैं। आज तो मुसलमान बोल रहे हैं, पहले हमको तोषण करते थे, आज हमारा शोषण होती है। बंगाल की मुसलमान सबसे गरीब है, ये साचार कमेटी की रिपोर्ट बोलती है। बिल्कुल। क्यों गरीब है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है क्या? कभी हम सत्ता में आए क्या? ना मुसलमान हमको वोट दिए, कांग्रेस को दिया 30 साल, 34 साल CPM को दिया।
आज 10 साल से ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या रोल है? लेकिन दोस्त बीजेपी का ही है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, हमको सांप्रदायिक बोलेंगे, ये कैसा हो सकता है? हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। तो आज उनको जवाब देना पड़ता है। ये जो इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स उनके मन में आ गया ना कि हम मुस्लिम तोषण करते हैं, उससे बाहर आने के लिए चंडी पाठ करना पड़ता है। इस उनके अभी ऑफिस में यज्ञ हुआ, हवन हुआ, तो ये सब करना पड़ रहा है। टीएमसी के ऑफिस में, टीएमसी का ऑफिस में हुआ और सब लाइव चला टीवी में। तो आज क्यों करना पड़ रहा है भैया? राजनीति पार्टी का ये काम है क्या? हमें जाते हैं, हम सुबह मंदिर जाते हैं, नमस्कार करके आ जाते हैं, वो दिखाने का क्या है? आप भी जाओ ना, कौन मना करता है? लेकिन जब किसी को रोकते हैं और किसी को आगे करते हैं, तब ये समस्या आती है। दिलीप जी, अभी आप जब शुरुआती दौर में अपने 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जिक्र कर रहे थे, खड़गपुर सदर और मेदिनीपुर लोकसभा में, तब आपने कहा कि मैंने कभी किसी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। पिछले दिनों आपका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था, जो आपने मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के संदर्भ में कहा था कि बरमूडा पहन लें, और इसकी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा भी हुई थी और एक वर्ग ने बहुत आलोचना भी की थी। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, प्रश्न क्या आया, चलो उनके पैर में चोट लगा नहीं लगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर का काम है। उसको ले अभी हंसी मजाक खूब हुई, पहले तो प्लास्टर हुआ। अब किसी का भी चोट लगे 21 दिन के पहले प्लास्टर नहीं काटा जाता है, अगर चोट है तो टूटता है। 2 दिन में प्लास्टर निकल गया, फिर बैंडेज लग गया, और चलो ठीक है, डॉक्टर बोला होगा, हम तो डॉक्टर नहीं है। लेकिन आप हर जगह जाके बैठेंगे व्हील चेयर में और पैर उठा के दिखाएंगे, पैर टूट गया वोट दो। कोई महिला साड़ी पहनी हुई है, और एक तो कोई चोट होता है तो हम उसको छुपा के रखते हैं, दिखाने की चीज़ नहीं, महिलाओं के बारे में है ही है। मैंने इतना ही बोला था कि हमारी मातृशक्ति के बारे में हमारे जो मन में श्रद्धा है, जो सम्मान है, तो कोई साड़ी पहनी हुई और पैर उठा के दिखा रही है, पैर बाहर हुई, एक पैर तो ढक के रखते दूसरा दिखाते, इसका क्या मतलब होता है? इसका मैंने प्रतिवाद किया था और आज भी मैं करता हूँ। ये हमारी शालीनता के अंदर नहीं आता है। बाकी कमेंट तो मजाक में वो तो बोलता था मैं, ठीक है आप किसको उठाएंगे बात है, लेकिन लोगों ने भी स्वीकार किया कि ये हमारी भद्रता में नहीं आता है। मैं बोलता, और मुख्यमंत्री को तो शोभा देता ही नहीं इस चीज़। ये तो मुख्यमंत्री तय करें उन्हें अपने कपड़े कैसे पहनने हैं। बिल्कुल, हमें भी अधिकार है बोलने के लिए कि आप ऐसा रास्ता में निकल नहीं सकते, हम मुख्यमंत्री हैं। हाँ, हम नागरिक हैं। हाँ। और लोग तो मुख्यमंत्री को बोलेंगे नहीं, डर के मरे। मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे अधिकार है, समाज की जिम्मेदारी है मेरी ऊपर, समाज क्या चाहती है वो हम बोलेंगे। वोट मांगने के लिए बहुत कुछ है, आपने 10 साल कुछ किया नहीं, ये साबित करते हैं आप इसको करके। तो मैंने उसका प्रतिवाद किया कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कभी ममता बनर्जी से मिले हैं? बहुत बार मिले हैं, बहुत बात होती है, मेरी हालचाल पूछते हैं। अच्छा, मैंने नमस्ते करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक रखिए, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, कई जगह कार्यक्रम में होता है वो, ठीक है। तो सबसे शुरुआती मीटिंग कब हुई थी आपकी? उनके सत्ता में आने से पहले, 2011 से पहले आप मिले हैं? क्योंकि वो नहीं एनडीए में भी रही हैं, लेकिन तब तो आप मैं तो राजनीति में था नहीं, मैं सीधा तो आया और विधानसभा में चला गया। सामने विधानसभा में हुआ और वो सीधा खड़ा होकर बोलती है हाँ विश्व हिंदू परिषद नहीं चलेगा, आरएसएस नहीं चलेगा, हम बीजेपी नहीं चलेगा। हाँ, तो हम तीनों थे जी, और वो 200 के ऊपर थे, 211। तो मैंने सीधा खड़ा होकर आमने सामने बोला, मैडम ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। हाँ, बंगाल में कौन संगठन चलेगा नहीं चलेगा ये आपको अधिकार नहीं, ये पब्लिक तय करेगी। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो मैंने बोला था, तभी से सामने सामने बात। ये तो विधानसभा की मुखामुखम हो गई, उसके इतर मुलाकात होती थी? कार्यक्रम में हुआ। अभी देखिए, अभी साल भर पहले होगा, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री आए बांग्लादेश के जी, तो राजभवन में पार्टी थी, मैंने गया तो सब मिल रहे थे, मुझे खुद बुलाए दीदी ने कि ये दिलीप बाबू हैं बीजेपी प्रेसिडेंट, मिलिए इनसे। मैंने नमस्ते किया, मैंने चलो दोनों दीदी को नमस्कार। और मैंने ये भी बोला कि देखिए आप एक दूसरे देश के राष्ट्रप्रधान है, विदेश के, लेकिन मातृभाषा से आपसे ही बात कर सकते हैं हम बंगला में जी, ये अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत बातचीत हुई, इतना ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ। लेकिन जब राजनीति में इस प्रकार बयानबाजी होता है, अब मान लिया हमारे प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धा का केंद्र है जी, उनको कोई अपशब्द बोले तो किसी को तो प्रतिवाद करना चाहिए। वो तो संत आदमी है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा पर कोई चोट करता है इस प्रकार, वैसी बात है, हमें तो प्रतिवाद करना पड़ेगा। अमित भाई के बारे में जैसे बोले, माने नड्डा जी संत आदमी है, उनके बारे में कोई उल्टा सीधा बोले तो प्रतिवाद तो किसी को करना पड़ेगा। मुझे लगा कि मुझे प्रतिवाद करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। आपने मोदी जी और नड्डा जी के लिए संत आदमी शब्द का इस्तेमाल किया, अमित शाह के लिए नहीं किया। अमित शाह तो नेता है, अमित शाह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। अच्छा, वो संत नहीं है, ये दोनों लोग संत हैं। हम संत होने भी नहीं देंगे, फिर राजनीति कौन करेगा? क्या फर्क है प्रकृति में, जरा समझाएंगे इन दोनों नेताओं ये की? सब संत जानते हैं अमित शाह क्या है, दीदी काल से गाली दे रही कि इससे सब डरते हैं, ये आता है तो डर जाते हैं सब। हम बोले भाई डर अच्छा है,
डरना चाहिए किसी को, नहीं तो शासन नहीं चलता है। अच्छा, आपने जो अन्याय करता है वो डरता है, हमें डर नहीं किसी को। आपने अमित शाह के ऊपर ममता बनर्जी के बयान का जिक्र किया। आज हम 11 अप्रैल को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। 10 अप्रैल को बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हुआ और उस चरण में अमूमन जब वोटिंग होती है तो सुर्खी बनती है कि पोल परसेंटेज क्या रहा और जो सीटें उस चरण में गई उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन आज के अखबार की जो सुर्खी बनी वो कूच बिहार में जो सीएपीएफ को फायरिंग करनी पड़ी और उसको लेकर बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी ने घेराव का नारा दिया ये उसका प्रतिफल है और ममता बंदोपाध्याय अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग रही हैं और सारी बातें कह रही हैं। आपका क्या सोचना है, ये सेंट्रल जो पुलिस फोर्स है ये बंगाल में एक चुनावी मुद्दा क्यों बन गई है और इस पर इस तरह के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं? ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स मांगती थी। अच्छा, कोई घोटाला हो गया, बात आ गया तो सीबीआई की इंक्वायरी डिमांड करती थी। हर चीज़ में, कुत्ता भी मर गया तो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा करती थी हर चीज़ में। और उसी के आधार पर ये सेंट्रल फोर्स, ये चुनाव कमीशन और ईवीएम, इसके आधार पर जीत कर 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनी। अब कौन सा ऐसा मामला हो गया, मामला उल्टा पड़ गया, उन्हीं तीनों को गाली दे रहे हैं। उनके पास कोई इशू है ही नहीं, लोगों के सामने जाने के लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने बोला नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये, अब पिछले बार लोकसभा में भाजपा 18 सीट जीत गया, उन तो विश्वास नहीं हो रहा था 18 सीट जीत गया। ये ईवीएम से गड़बड़ किया उन्होंने, इसलिए जीता और जुलूस निकाला कलकत्ता में। ईवीएम नहीं, बैलेट चाहिए। और 6 महीने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में बार रजिस्ट्रेशन का इलेक्शन हुआ, 10,000 आईनजीबी है वहाँ 15 सीट में बैलेट में चुनाव हुआ, हमने 8 जीता, उन्होंने 7 जीता, सब मिल करके। तो पता चल गया ईवीएम में हारे और बैलेट में भी हारे। और तब से 2 साल हो गया कॉर्पोरेशन चुनाव बंद है, म्यूनसिपैलिटी बंद, 125 नगर पालिका महापालिका का बंद है। क्यों भाई? लोगों का अधिकार नहीं अपना प्रतिनिधि चुनने का। आप चुनाव से डरती है इसलिए चुनाव बंद है। एक स्कूल कमेटी को चुनाव नहीं होता, एक कोऑपरेटिव का नहीं होता, एक क्लब को भी चुनाव नहीं करती, इतनी डरती है। आप लोकतंत्र से डरोगे, लोगों का मत से डरोगे तो चुनाव क्यों, राजनीति क्यों कर रहे हो? छोड़ दो। आज जब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, देखिए इतना हिंसा हो रहा है, बिल्कुल हिंसा हो रहा है, बूथ से बाहर हो रहा है, मारपीट हो रही, हर फेज में 3, 4, 5 का खून हुआ है, लेकिन चुनाव प्रभावित नहीं हो रही है। लोग जाकर लाइन में खड़ा हो रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, 80% की पोलिंग हो रही है। किसी प्रदेश में नहीं होता इतना हिंसा से। लोगों ने मन तय कर लिया कि अब उनको हटाना ही है, चलो मारो, वोटिंग करो। ये हो रहा है, बाहर गड़बड़ हो रहा है, लाइन लगा हुआ है बूथ के अंदर। ये होती है लोकतंत्र और लोगों का मनोबल। अरे भाजपा के चलते हुआ कि भाजपा है मेरे पीछे। अच्छा, और सेंट्रल फोर्स जी। आपके जहन में 2011 और 2016 के चुनाव की स्मृतियाँ हैं? आपने कहा था कि 2011 में भी परिवर्तन के लिए वोट डालने की कोशिश हुई, तब आप सक्रिय थे यहाँ पे सामाजिक रूप से? 2011 में मैं इधर आ गया था, अंडमान से 7 में आया, उसके बाद चुनाव हुआ। तो उसमें मैंने भी हिंदू जागरण मंच का काम देख रहे हैं? हाँ, मैंने उस समय संघ का कलकत्ता में विभाग प्रचारक था मैंने, और 11 उसी समय मैं जागरण मंच में गया। तो उस समय मुझे भी अनुभव आया था कि अति हो गया था सीपीएम का अत्याचार, लोग परिवर्तन चाह रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि ये जो मीडिया ये सब प्रचार होता है शहरी क्षेत्र में, ये होगा। दूर हमारे जंगल महल जहाँ, वहाँ तो गरीब लोग शांत है, ना मीडिया है ना कुछ, उनको तो खाने पीने से गुजारा नहीं होता, इसलिए वो बेचारा क्या करेंगे। अंतिम चरण में मेरे गांव में चुनाव था, मैं गया था फर्स्ट टाइम जी, सालों बाद वापिस करके। तो मैंने चुनाव देखने गया, माता जी को बोला जल्दी, धूप है, मई महीना, जल्दी चुनाव में वोट डाल के आ जाएंगे। हम 6:30 बजे गए तो देखा कि 100 लोगों की लाइन लगी हुई है। 7 बजे चुनाव शुरू होने वाला था, और जब चुनाव शुरू हुआ वोटिंग, तब तो 150 लोगों की लाइन हमारे गाँव में 1200 लोगों में से लगा था। और मैं वोट डाल के घर आया, मेरे चचेरे भाई उस समय भाजपा में था वो पहले, तो मैंने उसको बोला भाई ये जो इतना स्लो वोटिंग हो रही है, 1200 वोटर है एक बूथ में, कैसे होगा? संभव ही नहीं है। और 3, 3:30 बजे तक उस समय चुनाव हो रहा था, माओवादी आंदोलन चल रहा था। तो वो लोग, मैंने तुम नहीं वोट करोगे? बोला हम खाना खा के जाएंगे। और 2 बजे मुझे आके बोला भैया वोट हो गया। हो गया मतलब वोटिंग हो चुकी है सब। तो मुझे उस समय लगा कि मामला ऐसा है कि कहीं कुछ रुकेगा नहीं सीपीएम, और हुआ भी ऐसा। बुद्ध बाबू जैसा, उनके नाम तो कोई आरोप नहीं था, ऐसे हारे लोग, ऐसे हारे बड़े बड़े नेता, इस बार भी उसी तरफ जा रहा है सिचुएशन। ऐसे हारेंगे ना, देखिएगा आप क्या होता है। एक चीज़ बताइए, और ये मैं सब पार्टियों के नेताओं से पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर ये चीज़ मुझे आहत भी कर रही है, अचंभे में भी डाल रही है।
बंगाल में राजनीतिक हिंसा, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग इलाकों में राजनीतिक आतंक, ये कल्चर कैसे पनपा? ये कल्चर कम्युनिस्ट कल्चर है। दुनिया में जितने कम्युनिस्ट कंट्री था देखिए आप, आज भी है, तानाशाह चलेगा, 10-20-40 साल तक चासूस ने राज किया है। स्टालिन ने अपने जितने सहयोगी थे सबको मरवा दिया, और ऐसा मारा खाली एक शब्द के लिए, किसी बात पर थोड़ा सा अंतर हुआ बुला के मरवा दिया। तो खून का, हिंसा का राजनीति कम्युनिस्टों ने लाया। यहाँ भी सत्ता में रहते हुए 34 साल इन्होंने पूरा राजनीति को रक्ति रंजित कर दिया बंगाल का, और वो जो लोगों को द्वारा करते थे वो आज टीएमसी के अंदर है। अच्छा दिलीप जी, आपने कहा कि जैसे 1977 ऑनवर्ड्स पहले ज्योति बसु फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में यहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। जब ये राजनीतिक हिंसा का दौर पनप रहा था तो जो देश के मुख्य विपक्षी दल थे बंगाल के संदर्भ में, उन्होंने प्रतिरोध की कोशिश नहीं की। मतलब कैसे एक्सेप्ट कर लिया जनता ने, वो सिस्टम में फिट हो गए? नहीं, फिट नहीं हुआ। देखिए, विरोध तो था ही, लेकिन कम्युनिस्ट लोग एक बार जब जीत जाते हैं लोकतंत्र का सहारा लेके, फिर लोकतंत्र को ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसलिए 77 नहीं 75 इमरजेंसी हुआ तो लोकतंत्र गया, तभी से बंगाल में आज तक वापस नहीं आया। ये जो पीढ़ी आज काम कर रही है, 1-2 पीढ़ी, इनको लोकतंत्र मालूम नहीं क्या होता है, उसका लाभ। या लोकतंत्र में लड़ाई, आप विपक्ष पार्टी में है तो मेरा दुश्मन है आप, इस प्रकार से जान से मारने की, ये कैसे हो सकता है लोकतंत्र में? हिंसा। आप समझ सकते हैं, एक पंचायत चुनाव हो रहा है, पूरा जहाँ चुनाव में नॉमिनेशन होगा, वीडियो ऑफिस को 500-1000 लोग घेर के रखे हैं, गुंडे पुलिस एक साथ, और विपक्ष का कोई जाता है तो उसको जानलेवा हमला होता, हाथ पांव तोड़ना, मार देना, नॉमिनेशन भरने नहीं दे रही। ये कैसे चुनाव भाई? कहाँ तक लोकतंत्र है? ऐसे ही हुआ 34% में किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया। आप 2018 के पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। और नॉमिनेशन भरा तो उसको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, मार देंगे। कितने लोगों की मौत हुई। और फिर चुनाव खत्म होने के बाद काउंटिंग के दिन भी जाके वहाँ थप्पा मारा जा रहा है, वो वीडियो टीवी में आया। तो क्या मतलब? और जीतने के बाद ही सर्टिफिकेट, आप जीता तो सर्टिफिकेट मुझे देना है, वीडियो का कनपट्टी में पिस्तौल रख के बोले लिखो इसका नाम से। ये लोकतंत्र है, इसको लोग देखा है। उसका परिणाम आया कि लोगों को गुस्सा आया, लोकसभा के समय इसका हिसाब जवाब देने का प्रयास किया। और बाकी शहरी क्षेत्र में जहाँ हम हारे थे ना, पिछले 2 साल से कॉर्पोरेशन चुनाव रोक के रखे, लोग इसका जवाब इस बार देंगे विधानसभा। क्या बंगाल की जनता इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकती है दिलीप घोष के आक्रामक बयानों के बावजूद कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राजनीतिक हिंसा और दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने का जो एक कल्चर है वो आप प्रभावी रूप से खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। त्रिपुरा में भी देखिए कम्युनिस्ट राज था, 25 साल लगा था जी, हमने उसको ध्वस्त किया। मानिक सरकार अच्छा व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है, ठीक भी है, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो वही है। त्रिपुरा में, केरल में, बंगाल में लगभग एक है। आज त्रिपुरा में 3 साल से हमारा सरकार है, लोग शांति से हैं, कोई खून, कोई ये, गरीब प्रदेश है। 5000 लोगों का शिक्षा विभाग में तैनाती हुई थी, जिसको गैरकानूनी ढंग से हुआ बोल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था कि निकालो, उन्होंने निकाला नहीं है, उनको रखा अभी भी, उनको नौकरी चाकरी दिया, उनको पैसा दे रहे हैं। और बाकी जो उस 7th पे कमीशन लगाया, अभी यहाँ 6 लगा है, अभी पेंडिंग नहीं हुआ है, पूरा 48 महीना का पेंडिंग है, दिया नहीं है, फिर भी घोषणा कर दिया। तो हमने किया, करके दिखाया, हिंसा ही बंद किया। बिहार जैसा प्रदेश को सुधारा, 4थी बार हमारी सरकार बनी है। हम डबल सीट मिलने के बाद भी नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज को जोगी ने साफ किया है और कर रहे हैं, हो भी जाएगा। तो ये हमने करके दिखाया। इसी आधार पर हम डिमांड कर सकते हैं, हमें जिम्मेदारी दो, हम संभालेंगे, सुधारेंगे। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पिछले दिनों उन्होंने बंगाल में एक चुनावी रैली में ये कहा था कि जिस तरह से हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बना के वहाँ पर रोकथाम की है छेड़खानी की घटनाओं की, यदि हम बंगाल में सत्ता में आते हैं तो इसी तरह का काम करेंगे। और इस पर टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि बंगाल में ये कल्चर नहीं है, बंगाल में प्रेम का कल्चर है, हमें रोमियो को लेकर कोई आपत्ति नहीं और हमें आपकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोमियो और जूलियट प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। ना वो करे ना प्रेम, किसने मना कर रहा है? लेकिन समाज में एक रीति रिवाज है, एक डिसिप्लिन है, उसको उल्लंघन करने की किसी का अधिकार नहीं है। पूरा देश इस मामले में एक है। हमारे देश की जो सेंटीमेंट है, प्रेम हमने हमारे देश में कम हुआ क्या? राधा कृष्ण का प्रेम सब जानते हैं जी। यहाँ बिहार से लेकर यहाँ तक मधुबनी से वो रोमी चंडीदास का प्रेम सब जानते हैं, इतिहास है। ऐसे कई उदाहरण हैं
जी हर धर्म में, हर समाज में, हर युग में हुआ है। जी लेकिन सामाजिक रूप में असभ्यता करना ये ठीक नहीं है। इसको एक सामाजिक समस्या है, उसकी सीमा होनी चाहिए। समाज जितना अनुमति उतना करना चाहिए। जब समाज में हम हैं तो उसका एक निदान होना चाहिए और समाज उसको तय करेगा कहाँ तो होना चाहिए। तो ये तो बयानों की बात हो गई। अगर हम बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आपकी जर्नी शुरू देखते हैं, ये बहुत ही अभूतपूर्व माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब संघ का लगातार काम कर रहा व्यक्ति भाजपा में आए और 1 वर्ष के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। इसको बहुत असाधारण माना गया। क्या राजनीतिक वजहें थी जो आपको संघ से लाके इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी दे दी गई? मैंने उसके पहले 32 साल संघ का प्रचारक अलग अलग क्षेत्र में काम किया। जी मेरे जो अधिकारी है, जो मेरे को देखा है, काम करते हुए परखा है, जो जिम्मेदारी, उनको लगा कि ये कर सकता है। अब करने के बाद जो जिम्मेदारी दिया जाता है तब आदमी का परीक्षा होता है कि कर किया कि नहीं किया है। हाँ। तो उस समय 4% का पार्टी बोला जाता है बंगाल में। आज 40% के ऊपर हमारी वोट है। तो यहाँ की एक राजनीतिक धारा अलग है, जो हर बात में विरोध करना, बिना मतलब का रास्ता में उतर जाता है। मुख्यमंत्री जाके केंद्र के खिलाफ रास्ते में बैठ जाता है। क्या मतलब होता है इसका? ये टाइप है, ये चल पड़ी है पहले से, अंग्रेज जमाने से। इन्हीं को राजनीतिक धारा माना जाता है। अब मुझे लगता है इससे बदल होना चाहिए। बिना मतलब का विरोध करके अपना नुकसान करना कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू होने नहीं देना है, यहाँ के लोगों को वंचित करना है, क्या मायने रखता है इसका? ये होता है, लोग मानते गए, स्वभाव सा हो गया है। लेकिन ठीक नहीं, इसको बदलना चाहिए। लोग बोलते हैं बीजेपी आंदोलन नहीं करता है, बिना आंदोलन के खड़ा नहीं होता है। आंदोलन मतलब क्या है? गाड़ी जला दो, तोड़ फोड़ कर दो। अंग्रेज का सरकार का था, इसलिए हमारे लोग से अंग्रेज का तोड़ दो। स्वतंत्र हो गए, हमारी चीज है, हमारी टैक्स से बनी है गाड़ी ओड़ी रास्ता, उसको जला देना। देखिए सीए जो पारित हुआ, सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुआ। सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी चला गया। ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन, पटरी उखाड़ दिया गया। ये आप कहीं कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक डंडा नहीं चला, एक केस नहीं हुआ। तो सरकार का भी मदद है इसमें। इस ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद करके कोई यहाँ आंदोलन नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। बहुत तरीका है, उसमें होना चाहिए। ये चीज़ तो हमने जो कमलेश तिवारी के बयान पे यहाँ पे हिंसा भड़की थी उसमें भी देखा कि बयान वहाँ दिया गया लखनऊ में, हिंसा यहाँ पर हो रही है। एक तरफ हम आपके बयान देखते हैं, आपका आक्रामक स्टैंड जिसकी आप वजह बताते हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं कि दिलीप घोष हैं जो चॉकलेट बांटते हैं। ये चॉकलेट बांटने की क्या कहानी है? कोई ऐसी बात नहीं है। हम बैठते थे तो कार्यालय में लोग आते थे मिलने के लिए, आपके जैसा हमारे पत्रकार बंधु आते थे, गप मारते थे, तो हम खुशी खुशी उनको एक चॉकलेट लो, खाओ, मन ठीक रहेगा, ऐसा हंसी मजाक में, प्रेम में बात करते थे। तो मान लीजिए हम जीत गए तो सबको, कितने लोगों को मिठाई खिलाई? मैं विधानसभा में था, मतलब लॉजेंस का डब्बा लाओ और सबको लॉजेंस खिलाओ। तो 200 लोगों को, 400 लोगों को मिठाई कितना खिलाएंगे? वही खिला दिया मजे मजे में। लो हम जीता है तुम खाओ। सीपीएम को हराया, हमने सीपीएम नेता को लॉजेंस खिला दिया। ये होता रहता है, चलता है। लेकिन ये कभी कभी ब्रांड बन जाता है, ऐसी कुछ नहीं है। देखिए प्रातः भ्रमण सब लोग करते हैं, मॉर्निंग वॉक मैं भी करता हूँ। हाँ। मैं पहले खूब व्यायाम करता था, कराटे सिखाता था, ये सब कराटे सिखाते थे? सिखाया 20 साल तक संघ में। तो आजकल क्या उतना नहीं होता ये है। मेरे लिए नई जानकारी, क्योंकि पद संचलन, दंड, योग, ये सब तो पता है। दंड, कराटे सब करता था। कराटे भी सिखाते थे? सब सिखाया मैंने। 3rd ईयर में भी शिक्षक रहा और 20 साल तक कराटे सिखाया मैंने लोगों को। तो उसका जो एक्सरसाइज वगैरह आज भी कराता हूँ मैंने। फिर वो समय के साथ, उम्र के साथ भी कुछ परिवर्तन होता है। मैंने कुछ नहीं हो तो रोज़ तो शाखा जाना संभव नहीं होता, तो मॉर्निंग वॉक से ही अपना एक्सरसाइज हो जाए। यहाँ मैं पार्क में जाता हूँ, 30-40 मिनट चलता हूँ, फिर 30-40 मिनट लोगों को योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कराता हूँ। पूरा टीम है, तो मैं भी करता हूँ, लोगों को भी कराता हूँ साथ में मिल करके। आपने मॉर्निंग वॉक का जिक्र किया। आपकी इस मॉर्निंग वॉक पर भी आपके विपक्षी जो दल है, जो यहाँ का सत्तारूढ़ दल है फिलहाल, उसको आपत्ति थी कि साहब ये तो बिना परमिशन के रैलियाँ करने लगते हैं चाय पे चर्चा के नाम पर। आप देखिए प्रैक्टिकली चाय पे चर्चा जो आया, चार चक्र बांग्ला में, कलकत्ता क्षेत्र हमारा बहुत कमजोर था और भय का वातावरण था। हमारे कार्यकर्ता भी नहीं निकलते थे, भाजपा का नाम नहीं लेते, झंडा नहीं लेते। अच्छा। मैंने सोचा कि कलकत्ता में क्या करें हम, 1.5 साल पहले। तो सुबह जाके कहीं मोड़ में बैठ के चाय पियो, 4 लोगों से राम राम करो। तो ऐसे ही शुरू किया, 10-20 जन बैठते थे। फिर थोड़ा संख्या बढ़ने लगा, उसको एक इवेंट बनाया हम लोगों ने। तो कभी एक माइक ले लो, चाय पियो, बात करो, चर्चा करो, आपस में बातचीत करो। तो संख्या बढ़ गई तो एक बेंच चेयर लगा दो, फिर मंच बना लो। वो बाद में वो तो 1000 संख्या के ऊपर जनसभा हो गया। अब मेरा काम हो गया। आज बंगाल में जो कलकत्ता हम नहीं जीत पाए, बाकी इस बार हम जीतने वाले हैं। तो बस्ती बस्ती में हमने साल तक हर दिन जाते थे, करते सुबह सुबह जाके। आप 7:30 बजे लोग आके चाय पी रहे हैं।
अभी तो 200 बाइक लेके मुझे रिसीव करते हैं और जाके पूरा मंच ला के भाषण होता है, मतलब वो रैली जैसी ही हो जाती है। तो उसके लिए फिर हमने वो टी शर्ट बनवाया, चार चक्कर दिलीप दा, टोपी बनाया, कप में उसका लोगो लगाया, आपको मैं दे सकता हूँ। और यहाँ हमारे पास और चाय की पैकेट, इसमें दार्जिलिंग चाय की एक बैग है, और आप चाय पीते नजर आ रहे तो हैं। हम सबको चाय पिला देते हैं, बोले भाभी जी के लिए ले जाइए घर, दे देते थे। अच्छा। तो हमारा सिंबल उनका घर चला गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसका भी मायने रखता रहा हिंदी में। लोगों ने इसका अनुकरण करने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ना होता है। सुबह उठने की आदत नहीं होता लोगों का। मैं 5:30 बजे निकल जाता हूँ, फिर 2 घंटा काम करके आ जाता हूँ, लोग उठने से पहले मेरा आधा काम हो जाता है। और बाइट चलता है तो वो आता है मीडिया में, लोगों को लगता है अरे 1 पैसा खर्चा नहीं है, वो पूरा मीडिया मार दिया है। तो मीडिया को लगता है कि चलो इसका भी इवेंट होता है, भाषण होता है, वो लाइव चलता है। तो ऐसे करके हमने इसका भी इवेंट बना करके आगे बढ़ाया। तो अब राजनीति कहाँ करना, नहीं करना, कैसे करना, अपना अपना ढंग से होता है। मुझे कोई सिखाया नहीं है, मैं अपने ढंग से शुरू किया है। कुछ बात जमा, कुछ बात नहीं जमा, लोगों को लगा ये तो उल्टा कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, कोई तो ऐसा कभी नहीं किया है, और नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ। देखो, आपने कहा कुछ बात जमा, कुछ बात नहीं जमा। दिलीप घोष की जब चर्चा होती है तो इस बात की भी चर्चा होती है कि जो दूसरे राजनीतिक दलों से, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस से नेता आए, उनकी आमद को लेकर दिलीप घोष बहुत सहज नहीं थे। एक मुकुल रॉय से सिलसिला शुरू होता है जो शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी तक आता है। आपको लगता है कि ये जो दूसरी पार्टी के कल्चर में पले बढ़े नेता हैं, ये आपकी पार्टी के संस्कार इन सब में खप जाएंगे? क्योंकि कई जगहों पर जो बूथ लेवल के आपके पुराने नेता हैं या कार्डर है, वो इस चीज़ से नाराज़ भी हैं कि भाई 2019 के चुनाव तक तो हम इनके खिलाफ लड़ रहे थे। खुद आपकी पार्टी के बाबुल सुप्रियो जैसे कई नेताओं ने बयान दिए और आपकी नाराज़गी की भी सूत्रों के हवाले से खबरें आई। क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, एक तो लोगों की माइंडसेट है ना कि पार्टी से आएगा तो असहज है। हम किसको रोकने का प्रयास किया बोलिए? और जो लोग नेता मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, सब आज मेरे मित्र हैं, विधानसभा में थे, मैंने उनको झंडा दिया, मैंने उनको घर जाके मिला। ये दिलीप घोष किया जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था। हाँ, अर्जुन सिंह है, नाम लेता हूँ, अर्जुन सिंह, शुभेंदु है, और सब विधानसभा में हम थे, वो मैं मिलता भी था, उनको भी लोजेंस खिलाया। वो फोटो खींचने में डरते थे मेरे साथ। क्यों डरते थे? कि वो जिस पार्टी में है दीदी नाराज हो जाएगी। और अपने इलाके में आप पर हमला भी करते थे। सबसे ज्यादा हमला उन्होंने किया मेरे ऊपर, अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी। आज पूछो तो बोले वो टीएमसी ने किया, हम थोड़ी किया। लेकिन ये हुआ, लेकिन हम जानते हैं जब तक तो उस पार्टी को कमजोर नहीं करेंगे हम जीत नहीं पाएंगे। मैंने झंडा दिया, लोग नहीं जानते जिनके साथ मैं खाना खाया। यहाँ सब्यसाची जी हैं, मेयर थे, 3 साल से मेरे साथ उनका साथ उठा बैठा, साथ में खाना पीना है। विधाननगर एक सीट है, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट है, अभी कैंडिडेट है, लेकिन पहले यहाँ वो एमएलए थे, अब चेंज किए, कॉर्पोरेशन के मेयर थे। मैं यहाँ रहता था और साथ में दूसरी जगह में खाना खाते थे किसी के घर में जाके हम, और लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन मीडिया वालों को माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट नहीं है, वो असहज हो जाते हैं। मैं असहज नहीं, मैं हमेशा सहज हूँ। मैं सीपीएम का पार्टी ऑफिस में जाके बैठता हूँ, मैं कांग्रेस का पार्टी ऑफिस में जाके बैठते हैं। विधानसभा में जहाँ ऑफिस है, बिना बुलाए चला गया। वो लोग डरते थे मेरे से मिलने के लिए, क्यों? फोटो आ जाएगा पेपर में, और मैं ऐसा हाथ पकड़ लेता था, भाई फोटो खींचो इनके साथ, वो भागते थे। यहाँ की राजनीति ऐसे छुआछूत की है, और मैंने उसको तोड़ा। कांग्रेस के ऑफिस में जाके बैठता था। मन्ना नोचन यहाँ हमारे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि दिलीप घोष और जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। सत्य है? सबके साथ दोस्त है, मैं सीनियर मानता हूँ, दादा करता हूँ। मैंने मानसदा की बात की जी, जीता हारा हो गया, इलेक्शन खत्म। लेकिन विधानसभा में जाते हैं, कंधे में हाथ डाल के हम दोनों जाते हैं, मेरे बड़े भाई जैसा हैं, और हमको बोलते हैं अरे ऐसा करो, ठीक करो, बढ़िया किया, ऐसा किया, वैसा किया। क्योंकि मैं उनके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला। वैचारिक बातें होती है, ठीक। और विधानसभा में मैं 3 ही साल रहा, सबके साथ दोस्ती की। आज जो एमएलए आया ना, मेरी दोस्ती पुरानी है, अब लोगों को पता चल रहा है। तो इसलिए मीडिया को कुछ चलाना पड़ेगा। लोगों को जो माइंड सेट है, अरे आ गया इसका तो जगह मार देगा, कोई किसी का जगह नहीं मारता है, जगह अपना बनाना पड़ता है, और कोई नहीं मार सकता। आपने जगह का जिक्र किया, लोगों ने बड़ा इस चीज़ पर ध्यान दिया दिलीप जी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, तब 3-4 सांसदों को भी टिकट दिया। वहाँ पे निशीथ प्रामाणिक को टिकट दिया, लॉकेट चटर्जी को, ऐसे कई एक लंबी फेहरिस्त है, बाबुल सुप्रियो वगैरह को टिकट दिया। फिर कहा गया कि चुनाव तो दिलीप घोष के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन दिलीप घोष विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? स्वाभाविक ही है, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं एमपी हूँ, कोई जरूरी नहीं। आज तो कौन पार्टी लड़ाया एमपी को? हमने लड़ाया, हमारी विशेष स्थिति है, हम किया है इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आ रही है।
हमारे पास सत्ता शासन चलाने वाला अनुभवी कार्यकर्ता नहीं है। जो एमपी है पुराने हैं, उनका अनुभव है, उनको हम ला रहे हैं कि लोगों को पता चले कि ये बहुत सीरियस है। सत्ता चलाने के लिए अनुभवी लोगों की चाहिए, इनके अनुभव है, इसको लाया है। पार्लियामेंट छोड़ के विधानसभा में ला रहे हैं, ये सत्ता चलाएंगे। तो उस तर्क से तो आपको भी पार्लियामेंट छोड़ के विधानसभा लाना चाहिए। मैंने निवेदन किया कि मुझे छोड़ा जाए कि मैं पूरा प्रदेश में प्रचार करूं। उसका कारण और है, मैं ना प्रचार करूं भी तो पार्टी जीतेगा, हमारे पास ऐसे नेता है। लेकिन मैं पिछले 5 साल से जो काम किया हूं, लाखों कार्यकर्ता मेरे को देख कर सामने लड़ाई किया है, 140 लोगों ने अपने बलिदान दिया है। मेरे ऊपर लोगों का भरोसा है, अपने कार्यकर्ता। वो देखिए दिलीप दा पीछे है तो चलो कुछ भी हो जाएगा, पार्टी पीछे है, मेरे परिवार की कोई चिंता नहीं है। मैं इसलिए बोला कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को पीठ पर हाथ रखकर लड़ने वाला हूँ, और इसलिए मुझे मुक्त रखा जाए कि मैं हर जगह जाकर चुनाव प्रचार करूं। मैं 5-5, 6-6 कार्यक्रम एक दिन में करता हूं। आज भी 5 कार्यक्रम करके आपके सामने बैठा हूं मैं। सुबह 6 बजे से शुरू होता है। तो मेरे वरिष्ठ नेता मान लिए ठीक है। मैंने ये भी बोला कि आप देखिए, आप प्रचार करेंगे और हम एक जगह बंद हो जाएंगे तो ये मीडिया वाले बोलेंगे इनके पास बंगाल में नेता नहीं है, सब दिल्ली वाले नेता आ रहे हैं। इनकी दिमाग ठीक करने के लिए मुझे छुट्टी दीजिए, मैं लड़ता हूँ। और मैं प्रेसिडेंट के नाते जिम्मेदारी, मेरे सारे कार्यकर्ताओं को जिताने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। टीएमसी वाले एक सवाल बहुत पूछते हैं, आपने नेता का जिक्र किया कि ममता वर्सेस हु, बीजेपी का सीएम फेस कौन है? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। जहाँ हम पहली बार लड़ते हैं जीतने के लिए, वहाँ कोई सीएम फेस हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। जोगी जी को नहीं किया था हमने, असम में सर्बानंद सोनोवाल को किया था, कहीं होगा। मोदी जी को हमने भी नहीं किया था, मोदी जी को 2014 में किया था, कभी हमने किया नहीं। संतों लोगों ने वहाँ मेला में बोला मोदी लाओ देश बचाओ जी। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि आदि जितने संस्था बोले मोदी जी चला सकते हैं, उन्होंने गुजरात में 12 साल किया अच्छा काम, उनको लाओ। तो हम बोले समाज अगर मान रहा है तो उनको चेयरमैन बना दिया हमने। पहले कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने बोलने के बाद उनको चेयरमैन बनाया गया। 1 साल पहले से रट रहे थे कुंभ मेला में, मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। चुनाव बहुत दूर था उस समय। तो समाज जिसको मानता है हम क्यों मना करें? समाज ही तो जिताएगा, और जिता दिया लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा हम सत्ता में आ रहे हैं, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो दिलीप घोष संगठन का हिस्सा होंगे या सरकार का हिस्सा? देखिए, मैं तो जिंदगी भर संगठन ही किया, 38 साल हो गया, मुझे उसी में रुचि है। कार्यकर्ताओं से मिलना, रहना, बैठना, उनके घर में जाकर भोजन करना, इतनी है। मेरे माइंडसेट भी ऐसी है। आपको मालूम होगा 3 साल पहले जब यहाँ 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हो गया, इतने जीत गए तो चर्चा चला दिलीप घोष मंत्री बन रहा है, ये डिपार्टमेंट, रोज चर्चा होता था। वहाँ से भी लोगों को लगा। आपको इस तरह का कोई ऑफर आया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से? तो मैंने वहाँ उसको मामला पहले ही खत्म किया कि भाई मैं संगठन समझता हूँ, संगठन में मेरी रुचि है, मैं संगठन करना चाहता हूँ। और मुझे ये भी था कि विधानसभा चुनाव हम लोगों को लड़ना है, और मोदी जी का मिनिस्ट्री में जाएगा तो उसको 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। अच्छा, और छोड़ते ही नहीं किसी को हमारे। तो मैं तो ये भी, मुझे बोले अरे 2 ही मंत्री 18 में। बोले भाई भगवान करे और ना बनाए, तो एक एमपी हमको खोना पड़ेगा। वो तो मंत्री बन जाएगा तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, इतना मंत्रिमंडल काम देते हैं। पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको ऑफर था मंत्रिपरिषद में? कोई ऑफर नहीं था, उसके पहले ही मैंने पानी डाल दिया उसमें। अच्छा। कि मुझे संगठन में रहने दिया जाए। तो ये मेरी रुचि है। अब मैं तो राजनीति मेरी रुचि नहीं थी, संगठन ने बोला करो, मैं अपने ढंग से किया। तो बाकी तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रचारक रहा हूँ, संगठन की इच्छा है। तो जो जिम्मेदारी देंगे हमको, मैं वही करूँगा। अभी तक मुझे 200 सीट जिताने का 200 सीट जिताने का टारगेट है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। फिर 2 मई के बाद सोचेंगे। 2 मई के बाद यदि संगठन कहता है कि सरकार का हिस्सा बनिए तो बनेंगे, जो बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए दिलीप जी, मैं तो आपसे पहली बार मुखातिब हुआ, आप बड़े स्पष्ट ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें ये कहा गया कि आपने सत्य संभाषण नहीं किया। वो विषय है, क्या आप झारग्राम के एक कॉलेज से आपने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी की है? एक आरटीआई लगाई गई जनवरी 2017 में, अशोक सरकार ने आरटीआई लगाई। झारग्राम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पॉलिटेक्निक है, उससे जवाब मांगा गया कि 1975 से 1990 के बीच क्या कभी ये पढ़े? जवाब आया नहीं पढ़े। आपने अपने चुनावी प्रतिवेदन में क्या इसका जिक्र किया था? उसमें जो पहली बार पर्चा भरा गया, जिन्होंने भरा था वो गलती से भरा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ा है, आईटीआई में पढ़ा है। और लोकसभा चुनाव में ये लिखा है, केस भी डिसमिस हो गया, लेकिन जो मैं किया वो मैंने लोकसभा चुनाव में लिखा है जी, पॉलिटिक्स में नहीं लिखा मैंने। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं और उसके बाद हम बीजेपी के संकल्प पत्र पर आएंगे। एक बदली हुई रणनीति दिखी। अमूमन जो भी पार्टी यहाँ पावर पॉलिटिक्स करती है वो
कोलकाता को, सो कॉल्ड भद्रलोक, इंटेलेक्चुअल्स, इन सबको कैप्चर करने की कोशिश करती है। आपके दिमाग में क्या रणनीति थी कि जिस मतुआ समुदाय को या नमो शूद्रास को या राजवंशियों को टीएमसी का वोट बैंक माना जाता था, दिलीप घोष की बीजेपी की क्या रणनीति थी कि ये जाति समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और गांव में पार्टी का विस्तार करने के लिए आपकी क्या रणनीति थी? ये दो देखिए, हमारे देश में, बंगाल में भी जो पिछड़ा समाज है, SC ST OBC, ये बेचारी हमेशा पीछे रहे। इनका वोट सब लोगों ने लिया, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया। आज पूरा देश में इस सारे क्षेत्रों में, पिछले क्षेत्र में भाजपा ही प्रभावी है। चाहे पंचायत से पार्लियामेंट तक जितने मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा SC ST OBC का हमारे हैं। बंगाल में 2 पार्लियामेंट्री सीट ST रिजर्व है, लेकिन हमने 3 नेता को जिताया। एक जनरल सीट से भी ST को जिता के भेजा। 3 MP हमारे ST हैं जी। SC तो ही है, दूसरे सीट में भी है। तो हमने सच में उनका उत्थान हो इस प्रकार काम करने के लिए किया है। गरीब उन्मूलन जो दीनदयाल जी बोलते हैं, तो इसीलिए लोगों को लगा कि भाजपा सही में सीरियस है। आज हमारे साथ वो आए हैं, उनकी जो समस्या है उनको उन्हें उजागर किया, समाधान के लिए प्रयास किया। आज CA जो हमने पास किया है, ये मतुआ समुदाय सारे के सारे बांग्लादेश से आए हुए हैं। बेचारे भारतीय नागरिकता अभी नहीं मिले है, वोटर तो जरूर बन गए। हम उनको नागरिकता देंगे बोले, लोग विश्वास किया हमको जी। तो बाकी पार्टियों ने उनकी वोट ले ली, उनके लिए कुछ नहीं की, नागरिकता नहीं दी है, हमने किया। आज वो पार्टी उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनसे साफ है को किसके तरफ है। वैसे राजवंशी समाज गरीब है, सीधा है, पिछड़े हैं, SC हैं, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं किया आज तक। तो हमने उनके साथ बैठा, उनकी बातचीत की, उनके अंदर से नया लीडरशिप। अभी 2 MP जो हैं, निशित प्रामाणिक हैं, डॉक्टर जयंत राय है, इनको सामने किया है। तो लोगों को लगा कि ये हमारे बारे में सच में सोचते हैं, कि ऐसे लोगों को लेके जा रहे हैं कि जो हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये सारी कम्युनिटी आज हमारे साथ है। मैं जंगल महल से आता हूँ, SC ST की भारी संख्या है वहाँ। मैं जो विधानसभा से आता हूँ वो ST है, जो लोकसभा से आता हूँ वो ST है, इसलिए मैं मेदिनीपुर से MP हूँ जी। तो आज वहाँ के लोगों का विश्वास हमने जीता है जी। और मोदी जी ने इस गरीब परिवार को, इन सारे लोगों के लिए कुछ किया है। अटल जी ने पहली बार ST सोसाइटी के लिए एक पूरा ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाया और जुएल ओरान जी को बनाया था जी। अब मुंडा जी हैं उसमें जी। तो उन समाज को लग रहा है कि ये पार्टी हमारे लिए सीरियस है, तो हमारे साथ हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी है उनकी उत्थान करें। मैं आपके कुछ वक्तव्यों पर आऊँगा। कुछ इस तरह के सवाल भी आए कि टिकट वितरण में दिलीप घोष की बहुत नहीं चली है, सत्य है? पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड रहती है, वो डिसीजन लेते हैं। हम अपने पार्टी के यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लिस्ट बनाकर लेके जाते हैं, वो अपने ढंग से सर्वे करके उनकी एक रहती है। फिर चर्चा होने के बाद हम अपना लिस्ट ले जाते हैं, उसकी चर्चा करके जो तय होता है सबको लेकर के वो घोषणा होता है। इसलिए किसी की चल जाती है अकेले में, वो चर्चा जैसा होता है ना, कोटा लेके कांग्रेस में, दूसरे पार्टी में, तो भाजपा में ऐसा होता नहीं। मैंने 2-3 चुनाव देखा है, मैं तो आते ही चुनाव लड़ने चला गया। तो यही चलता है, हमारी माइंडसेट भी ऐसी रहती है। जो पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा पार्टी के हित में, वो मान्य है और उसी को जिताना है। यह पार्टी में नीचे में प्रॉब्लम था, लोगों की नाराजगी थी, बहुत लोग टिकट के लिए, हजारों लोग आए थे, 294 तो सीट है, तो जिनको मिला तो उनको लगा मुझे नहीं मिला, दुख तो था ही। फिर हमने बातचीत की, भाई पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी है, चलो लड़ो। अब लड़ गए, सब लोग लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। एक टिकट पर और बहुत चर्चा हुई, एक चर्चित अर्थशास्त्री हैं अशोक लाहिड़ी, उनकी सीट को लेकर क्या कंफ्यूजन हुआ? पहले आपने एक जगह से टिकट डिक्लेयर किया, फिर दूसरी जगह नहीं, उसकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो यहाँ वोटर नहीं थे, तो जो समय था उसके उसी समय के अंदर वोटर ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो समय चाहिए था, इसलिए फेज को चेंज किया गया, इसलिए सेट भी चेंज हो गया, और टेक्निकल प्रॉब्लम और कोई बात नहीं थी। स्थानीय यूनिट ने उनका विरोध किया था? विरोध तो कई जगह के 1-2 लोग जिनका टिकट कट गया वो विरोध करते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमको उन्होंने चेंज करना पड़ा। एक चीज़ ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में ये आम दर्शकों की बड़ी जिज्ञासा थी, जिम्मेदारियों का विभाजन कैसे होता है? कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर प्रभारी हैं, आप हैं, मुकुल रॉय हैं जो TMC से आए हैं, उनको भी खूब तवज्जो दी जाती है। संघ की दृष्टि से शिव प्रकाश जी को यहाँ पर भेजा गया है, संगठन महासचिव हैं। उसके बाद अभी तो जब चुनाव का दौर चल रहा है तो अमित मालवीय समेत कई जो पार्टी की युवा खेप मानी जाती है वो भी, तो किस तरीके से आप लोगों का वर्क डिवीज़न होता है? देखिए, पार्टी की एक संविधान है, उसी आधार पर संगठन चलता है। हर 3 साल में चुनाव होता है,
और उसकी संविधान आधार पर में चलता कई है। प्रायोगिक चुनौतियों का जिक्र नहीं होता है। नहीं, देखिए मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया अभी टिकट को लेके, होता ही है। दूसरे पार्टी में मार काट हंगामा, हमारे भी यहाँ इस बार थोड़ी हुआ क्योंकि जीतने का संभावना ज़्यादा है, इसलिए संभावना वो ज़्यादा है तो समस्या भी ज़्यादा होती है। लेकिन उसको सुधारने के लिए हमारे पास कई लोग हैं जिनके नाम आप बोले ना, ये बड़े माहिर लोग हैं। कार्यकर्ताओं का नाम तो समझते हैं, उनसे बात करना, चर्चा करना, समझाना, बटाना, फिर उन्हीं को काम में लगा देना। ये प्रक्रिया हमारे पार्टी में है, तो इसलिए पार्टी आगे ही आगे बढ़ रहा है। पार्टी हार जाने के बाद भी पार्टी खड़ा रहता है, खत्म नहीं होता है। आज सीपीएम जैसा कैडर बेस्ड पार्टी गायब हो गया, देखने को नहीं मिलते हैं। उनके नौजवान कार्यकर्ता सब हमारे साथ आ गए। हाँ, ये कैसे हुआ? मतलब वो लेफ्ट से राइट बिल्कुल ऐसे जो चेंज, हमें कई लोग मिले जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हम पहले लेफ्ट करते थे, अब बोले भाजपा के तो साथ। 30 साल 40 साल 50 साल पहले लोग कम्युनिज्म को देख करके आते थे कम्युनिस्ट पार्टी में। आज कहाँ कम्युनिज्म बचा है? लेकिन एक धारा बन चुका था, सत्ता में था इसलिए लोग जुड़े थे। आज की नौजवान पीढ़ी कम्युनिज्म को देख के नहीं आते, ना तो उस प्रकार नेता भी इस पार्टी में रहा। आज बंगाल में जो लोकतंत्र खतरे में है, मैंने भी आह्वान करता हूँ, आओ भाई पहले लोकतंत्र को बचाए, फिर आपस में जो मतभेद है उसको हम पूरा कर लेंगे। बंगाल के हित में आओ, एक साथ लड़ते हैं। लोगों को लग रहा है कि टीएमसी को जो दादागिरी है, तानाशाही है, इसको टीएमसी कांग्रेस हरा नहीं सकता, इसको सुधार नहीं सकता, केवल भाजपा ही कर सकता है। तो भाजपा में अपना भविष्य देख रहे हैं, बंगाल का भविष्य देख रहे हैं लोग, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं और सारे नौजवान आज हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी की अगर हम संकल्प पत्र की बात करें, घोषणा पत्र का जो बीजेपी नाम देती है, उसके एक बिंदु पर बहुत चर्चा हो रही है, 33% आरक्षण हम देंगे नौकरी में महिलाओं को। पर कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यदि महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर भाजपा इतनी प्रतिबद्ध है, तो तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया? केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो जो विधायिका में आरक्षण की बात है उस प्रश्न को क्यों नहीं सॉल्व किया? केंद्र सरकार में अटल जी के समय आप जानते हैं कई बार एक बिल हम लाए थे जी, विरोध करने वाले बहुत थे कि चुनाव प्रक्रिया में 33%, प्रतिनिधित्व में 33% हो। ये बिल को पास होने नहीं दिया लोगों ने, शुरू तो किया हमने, और नरेंद्र मोदी सरकार अब 6 साल 7 साल से है सत्ता में, तो किया है। जब अनुकूलता आएगी हम जरूर पारित करेंगे उसको। अभी अनुकूलता आज नहीं है। जो चीज को ज्यादा लगा, सीए चाहिए, 370 हटाना चाहिए, ये हमारी एक नैतिक इशू था और जब से भाजपा है तब से बोलते आ रहे हैं। आज मौका मिला, हम उसको करके दिखा दिया। कल आएगा, यहाँ महिलाओं के लिए जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, महिलाओं की स्वावलंबन खतरे में है, इसलिए मुझे लगता है कि होना चाहिए। हमने रखा है उसको और हम करेंगे। तो इसलिए एक साथ तो सब काम नहीं हो जाता है, हो जाता है। सीए अभी पूरा नहीं हो पाया, उसको भी पहले करेंगे हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जब राम मंदिर बन सकता है, धारा 370 हट सकता है, बाकी दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। कोई काम असंभव नहीं। आखिरी में मैं आपके कुछ और बयान हैं जिन पर खूब चर्चा होती है। आपने एक आध दफ़ा कहा कि गाय के दूध में सोना होता है, इसका क्या आधार है इस बयान का? ये वैज्ञानिक आधार है, हमारे यहाँ कोई रिसर्च किया नहीं है, मालूम कैसे होगा? तो आपको कैसे पता फिर? मैंने पढ़ा हूँ, स्पेन का रिसर्च पेपर ले लीजिए, मैंने दिया भी। अरे सब धातु होता है, सोना भी होता है। आप सोना से क्या जेवर बनाएंगे क्या आप? हाँ, जिनकी दिमागी कम है ना, ये लोग दूध देखते ही, गाय देखते ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि दूध हजम नहीं होता है इन लोगों को। ये सेकुलर कम्युनिस्ट लोग, इनको हम बहुत बचपन से झेल रहे हैं और मैं तो रोज़ दूध पीता हूँ। हाँ, जो दूध का क्या है नहीं मालूम है, दूध हजम नहीं कर, उनको सोना से चांदी से क्या मतलब है? इनको कोई चीज़ को लेके नाटक करना और विरोध करना है। पहले एक गिलास दूध पीकर तो हजम करो, फिर दूध का चर्चा करो। उनको दूध हजम नहीं होता? नहीं होता है, राष्ट्रवाद हजम नहीं होता है, हिंदुत्व हजम नहीं होता है। बेचारे हैं, भगवान उनका भला करे। अब तो खत्म ही हो रहे हैं, लुप्त प्राय प्राणी हो गए, वो लुप्त प्राय हो गए। एक आपका बयान आया था नोटबंदी के फैसले के संदर्भ में, जब ममता बनर्जी ने दिल्ली में धरना दिया कि हम चाहते तो उन्हें बालों से घसीटकर बाहर निकाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कुछ ऐसा था जिसका विरोध हर चीज़ में चले जाते, विरोध करते थे। दिल्ली में हमारी ताकत था, हम उसको हटा सकते थे, लेकिन हम तो उनका हाथ नहीं लगाया। और यहाँ हम रास्ता में उतरते हैं, हम डंडा मार कर निकाल देते हैं, महिलाओं को पीटते हैं। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, हम रास्ता जाम करते हैं, हमारे ऊपर डंडा बरसती थी। और ममता बनर्जी को भी एक दुख प्रकट नहीं की हत्या हो गई, बलात्कार में खून हो गई। तो मैंने बोला कि हम तो चाहते थे, आप लोकतंत्र को अपने पॉकेट में रखा है, हम दिल्ली में जाकर आप गाली दे रहे हो मोदी जी को, कर रहे हो, हम तो हटाया नहीं आपको, हम कर सकते थे। कई लोगों को लगा कि दिलीप घोष ने भाषा की मर्यादा तोड़ी है इस बयान में। ममता जी का भाषा सुन लीजिए, मैं तो उनसे सीख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा है कि गुजरात से गुवाहाटी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे, जो भी इसका विरोध करेगा वो इतिहास हो जाएगा। बिल्कुल। देश में जो संविधान की कल्पना है वो ये है कि सब लोग अपने अपने
धार्मिक मान्यताओं को माने, देश के संविधान के हिसाब से चले। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए जय श्री राम का नारा नहीं लगाता है तो क्या वो इस देश में नहीं रह सकता है? बिल्कुल रहेगा ना। मुलायम सिंह नहीं है, लालू प्रसाद नहीं है। आपने कहा वो इतिहास हो जाएगा। इतिहास है कि नहीं हो? लालू प्रसाद कहाँ है भूगोल में? मतलब पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहेंगे। हो रही है क्या है? इतिहास तो इतिहास में होता है, राजनीति में इतिहास हो गए। हाँ, इतिहास ऐसा ही होता है ना। हम किसी को मारकाट करने की बात नहीं करते हैं। जिनके दिमाग में हिंसा है वो ऐसा ही सोचते हैं। हम हिंसा की बात नहीं करते हैं। पॉलिटिकल मौत होना चाहिए। जो देश की राष्ट्रीयता अस्मिता को आघात करता है उसको इसी प्रकार इतिहास में भेजना चाहिए, और समाज ने किया है, हमने नहीं किया है। एक आपका बयान आया था 12 जनवरी 2020 को नदिया में कि तुम यहाँ आते हो, हमारा खाते हो, यहाँ रहते हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचते हो, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? हम तुम्हें लाठियों से मारेंगे, गोली मारेंगे और जेल में डाल देंगे। जब सीए पारित होने के बाद यहाँ हिंसा चली, सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी जला दिया गया, लूट लिया गया, बर्बाद किया गया। मोदी दीदी ने एक लाठी नहीं चलाई, एक एफआईआर नहीं की। उस समय मैं बोला था ये सब बाहर बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियाँ हैं, यहाँ प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं और इनको गोली से मारना चाहिए। जो देश की प्रॉपर्टी बर्बाद करती है, आज क्यों गोली चलाया? गोली किस सरकार ने नहीं चलाया? आई पैरामिलिट्री फोर्सेस गोली चलाया, क्योंकि इस प्रकार सिचुएशन है। तो सरकार के अधिकार है गोली चलाने, सब सरकार चलाती है। सरकार को चलाना चाहिए, दिलीप घोष नहीं चलाएंगे। दिलीप घोष कभी बंदूक पकड़ा है क्या? किसी को थप्पड़ मारा है क्या? मुंह से गली चलती उसी में लोग मर जाते हैं। आप गोली क्या चलाए? हम मुंह से गोली चलाते हैं। हिम्मत होता है ना, वो जानते दिलीप घोष बोल रहे कुछ भी कर सकता है। अब ममता बनर्जी कितनी बोलती है, कोई भरोसा नहीं करता है, उसको मानता भी नहीं कोई। अच्छा, मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों नहीं लाठी चलाया आपने? जलते हुए देखा, सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी का, किसका है ये? हमारे टैक्स का पैसा है। आप सरकार में हो तो आपकी जिम्मेदारी है उसको बचाने के लिए, आप उनको खुले छूट देते हो। इसलिए मैं बोला था कि कड़ाई से पेश आनी चाहिए। और उसी क्रम में आपका एक बयान है, मैं स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी इसका जिक्र है, और आपने ये बात कही भी थी कि देखो मैं इस तरह बोलता हूँ तो तुम पत्रकार कवर करने आ जाते हो। और उसके बाद भी आपने ये बयान दिया कि 6 महीने के भीतर सुधार लो वरना हाथ, सर और पसलियाँ तोड़ दी जाएंगी, घर जाने से पहले अस्पताल जाओगे और ज़्यादा उत्पात मचाया तो शमशान गृह भेज दिए जाओगे, 6 इंच ऊपर से कलम करके और 6 फीट जमीन में गाड़ दिए जाओगे। जब हम हल्दिया बोल के विधानसभा म्यूनसिपालिटी चुनाव था तो हमारे ऑफिस तोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दिए। उस दिन भी जैसा मेरे ऊपर तो कितने बार हुआ है, वो तो तोड़ा है, मैं तो तोड़ा नहीं अभी तक। मैं बोला हूँ, इसी में वो आत्मरा हो जाते हैं। और मेरे ऊपर जब 20 बार अटैक होता है, गाड़ी तोड़ता है, चारों तो डंडा से मारते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा, कितने बार हुआ है वो वीडियो भी देख लीजिए आप। मैं मिलने गया दार्जिलिंग में, लोगों के ऊपर प्रताड़ना हो रहा था। मैं पूछने वाला था 2 साल से। हाँ। तो मैं दुर्गा पूजा के बाद दशहरा के लिए उनको मिलने गया। मैं मेरे सिक्योरिटी को छोड़ के गया था। हमारे पहाड़ी गोरखा भाइयों के साथ जो उत्पात, जो अत्याचार ममता ने किया है, कोई नहीं किया पहाड़ में। दिलीप घोष किया था उनसे मिलने के लिए। उसमें गुंडों को मेरे पीछे लगा दिए, 4-5 लोग थे हम लोग, हमको भगा रहे थे। हम थाना में भाग भाग के गए बचने के लिए। तो उस समय मैं बोलता हूँ अगर 6 महीने में सुधरो, समय बहुत खराब आने वाला है। आप ऐसा मत सोचो कि हम हमेशा सज्जन बन के रहेंगे। हमें भी अधिकार है अपने सुरक्षा के लिए, हमारे बचने के लिए। और हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते हैं, अन्याय के प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़ने से प्रतिशोध लो। तो इतने बड़े महापुरुष बोले हैं तो मानना भी चाहिए ना हमें। प्रतिवाद, प्रतिरोध और प्रतिशोध। अच्छा, तो लेकिन हमने अभी शुरू नहीं किया है। मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रतिरोध में ही काम हो जाएगा, प्रतिशोध नहीं ली गई। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इस तरह के बयान वगैरह देते हैं तो जो दिल्ली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो आपको कुछ नहीं कहता? क्योंकि यहाँ के कई पत्रकारों ने कहा कि देखो अभी फोन आता होगा, ऐसे दिलीप दा बोलते हैं। बिल्कुल सही है। दिल्ली का राजनीति और यहाँ की राजनीति समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो आक्रमण हुआ, अब कल्पना कर सकते हैं किसी राज्य में देश के सबसे बड़े पार्टी का राज्यसभा सदस्य अध्यक्ष आए हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, और ऐसे ही लोग हैं जो कल किया, परसों किया, यही लोगों ने चारों तरफ घेर कर बड़े बड़े पत्थर मारे। उनकी गाड़ी में था, अच्छा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बाकी गाड़ियाँ टूटी, लोगों को चोट लगा, उनको नहीं लगा। धड़ाधड़ ईंटा गिर रहा था। ये कौन सा सभ्यता है, कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा कानून व्यवस्था है ऐसा? और मैं इसका खिलाफ बोलता हूँ, लोगों को तकलीफ होती है, थोड़ी सी होने दीजिए। और दिल्ली के नेतृत्व को ये बात समझ में आ जाती है? नहीं, मुझे उन्होंने टोका भी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग वहाँ जाके बोलते हो ऐसा कर दिया दिलीप घोष, ऐसा कर दिया। दिलीप घोष के ऊपर जितना बड़ा डंडा पड़ा है, किसने खाया है? आज तो कुछ बिहार किसने किया है? आज तो दार्जिलिंग किसने किया है? मैं किया। अब मैं जान के गया हूँ कि दुश्मन के गढ़ में जा रहा हूँ और जिंदा वापिस आया। जो कभी घर से निकले ही नहीं, 4 कदम नहीं गए, वो मुझे ज्ञान देते हैं। मैं उनको राम राम करता हूँ। लेकिन दिलीप घोष जो करेगा वो करेगा, और बंगाल में परिवर्तन करेगा।
ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मुझे मेरे कार्यकर्ता मेरे पर भरोसा करते हैं। आपके कार्यकर्ता भरोसा करते हैं। आपने नेताजी के संकल्प और भरोसे के दावे सुने। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? नेताजी घेरे में दिलीप घोष ने तमाम राजनीतिक आरोपों पर और अपने तमाम राजनीतिक दावों पर जो बात कही, उस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए लल्लन टॉप की बंगाल चुनाव यात्रा। दिलीप घोष जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी।